हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट के यूनिट नंबर 1 मैकेनिक्स के सबसे लास्ट लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में यानी लेक्चर नंबर 13 में आपके यूनिट नंबर 1 का सबसे लास्ट जो टॉपिक है, जो कि फ्लूइड डायनेमिक्स नाम से उसमें लिखा हुआ है, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो मेंशन है और बर्नौली के प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ सिंपल से एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स, ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए डायनेमिक्स में आपका विस्कोसिटी वाला भी टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है, तो इस वजह से हम रिस्क तो नहीं ले सकते इस बात का कि बिल्कुल से कि विस्कोसिटी नहीं ही आएगा, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कई बार सिलेबस जैसे मेंशन है उससे अलग भी चीजें आती हैं। जैसे इनर्शिया टेंसर कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसके 2 सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। इसी तरह से कई सारे और टॉपिक जो नहीं लिखे हुए उनके भी सवाल आते हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक्स है, तो इसलिए हम लोग विस्कोसिटी और जो बर्नौली थ्योरम है, आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टीज है, उन दोनों को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि पिछले जो साल का पेपर आपका है 2017 वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्नौली के थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर ही सवाल पूछे गए। 6 या 7 सवाल हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सिंपल सी बात वही समझ लेते हैं कि स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो की कुछ खास बातें हैं कि इसमें हर एक पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो करता है। हर एक पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करता है, मतलब जिस भी पाथ को फॉलो करता है उसका पिछला पार्टिकल भी उसी रास्ते पर जाता है। तो अगर एक पार्टिकल सीधे सीधे जा रहा है और उसके पीछे वाला भी उसी रास्ते पर जा रहा है, इसका मतलब कि ये स्ट्रीमलाइन की कंडीशन हो सकती है। लेकिन हमेशा ये स्ट्रेट पाथ पर जाए, ये कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा फ्लो होगा तभी हम उसको स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रीमलाइन का मतलब कि एक पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहा है उसके पीछे वाला भी सेम रास्ते से जाए। अब अगला पार्टिकल अगर सीधे सीधे जा रहा है तो पिछला वाला भी सीधे सीधे जाए, और अगला पार्टिकल कर्व पाथ से होकर के जा रहा है तो पिछला वाला पार्टिकल भी कर्व पाथ पर जाए। तो ये वाला केस भी आपका स्ट्रीमलाइन ही कंडीशन बोला जाता है, धारा रेखी प्रवाह ही बोलते हैं इसको भी, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए कि पहला पार्टिकल अगर इस रास्ते से गया और इसके पीछे वाला भी ऐसे ही जा रहा है, इसका मतलब कि ये स्ट्रीमलाइन की कंडीशन बोली जाएगी। ठीक है, तो चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व हो, लेकिन अगर सभी पार्टिकल सेम तरह के पाथ को फॉलो करते हैं, सेम उनका डायरेक्शन होता है, सेम उनकी स्पीड होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम होने का मतलब सेम डायरेक्शन में, जैसे आप किसी भी पार्टिकल की बात कर ले, इसका ये डायरेक्शन है, इसका भी ये डायरेक्शन है, इसका भी ये डायरेक्शन है, तो पैरेलल आपको मिल जाएंगे। तो सभी के सभी पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से जा रहे हो, चाहे वो पाथ कर्व हो चाहे वो स्ट्रेट हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इसी का एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग बोलते हैं लैमिनर फ्लो। ये जो स्पेशल केस है इसको हम लोग बोलते हैं लैमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन के ही अंतर्गत ही आता है। बट इसमें एक डिफरेंस है, इस वाले केस और इस वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बार हम लोग स्ट्रीमलाइन की जगह पर लैमिनर भी यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। बस इतना ही है कि ये आपका जो लैमिनर फ्लो है उसकी स्पेसिफिक बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ ईच पार्टिकल तो सेम होता है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट ईच पॉइंट इज डिफरेंट। यहां पार्टिकल की अलग अलग पॉइंट पर स्पीड सेम होती है, लेकिन यहां पार्टिकल की अलग अलग पॉइंट पर स्पीड सेम नहीं होती, लेकिन ये डायरेक्शन सबका सेम होता है, पैरेलल ये फ्लो होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैमिनर फ्लो। ठीक है, तो ये लैमिनर फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एक स्पेशल केस है। तो बहुत ज्यादा आपको स्पेसिफिक होने की जरूरत है नहीं, दोनों वर्ड कहीं भी ऐसे यूज होते रहते हैं नॉर्मली, तो आपको उस पर जाना नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्टॉर्टेड एंड इररेगुलर। अगर कोई पार्टिकल ऐसे पाथ पर चल रहा है जिसमें उसका जो मोशन है वो डिस्टॉर्टेड है और इरेगुलर है, मतलब उनकी अपनी अलग अलग स्पीड है, सबका अपना अलग अलग डायरेक्शन, कोई पैटर्न नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड मोशन। जैसे अगर यहाँ पर ब्रिज के पास आप देखिए तो ब्रिज का ये जो पिलर होता है, उस पिलर के इस साइड से जो ऐसे वाटर फ्लो होते होते जाता है, तो इस किनारे पर जब ये मुड़ के आता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, उल्टा सीधा उसी में फ्लो हो रहा है, सबकी अपनी स्पीड अलग अलग है, सबका अपना डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी का आपको याद रखना है, क्रिटिकल वेलोसिटी का आपको ये केस याद रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइंड। पहली बात तो जो लिक्विड आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा था, धारा रेखी प्रवाह कर रहा था, अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्पीड आएगी जिसके बाद वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करने वाला ही लिक्विड अब टर्बुलेंट फ्लो करने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इसका देख लें, और डिटेल में इसमें जाने की जरूरत है नहीं, वैसे हैंडपंप में आपने देखा होगा कि ये पानी जो है ऐसे गिरता है, उसके बाद फिर क्या होता है, ऐसे फैल जाता है ना, फिर ऐसे गिरने लगता है, बिखर के गिरने लगता है। तो एक्चुअली यहां से लेकर के यहां तक क्या हुआ कि उसकी जो स्पीड थी वो इस लिक्विड की क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है उससे कम थी।
तो जब ये पानी नीचे गिर रहा था तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही थी, जी एक्सेलरेशन से बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते जैसे उसकी स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी से के बराबर होती है और उसके बाद ज्यादा होती, जब तक बराबर थी या कम थी, जब तक इस लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम थी या बराबर थी, तब तक इसका फ्लो जो था वो स्ट्रीम लाइन था। लेकिन जैसे ही v ग्रेटर देन vc हो गया, अब इसका जो फ्लो हो गया वो टर्बुलेंट हो गया। ठीक है ना? तो यानी जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि उसका फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा कि टर्बुलेंट होगा। तो यहां पर आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि v लेस आर इक्वल टू vc पर फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा और v ग्रेटर देन vc पर जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। ठीक है? अब यहां पर एक चीज आपको ये याद रखना है कि v की ये मैक्सिमम स्पीड है जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल रहे हैं। देखिए v की वैल्यू बढ़ते बढ़ते बढ़ते, पहले तो कम था v की वैल्यू vc से, लेकिन बढ़ते 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 अगर इसके बराबर हो गई, अभी भी फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन है, लेकिन जैसे ही v की वैल्यू c के बराबर तो हो ही चुकी है, ज्यादा जैसे होगी वैसे ही टर्बुलेंट हो जाएगा। यानी जो अगर आप देखें इस तरह से कंडीशन को समझे कि मान लीजिए ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है vc को, और जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी अभी ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और यहां तक भी जो लिक्विड का फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन होगा, लेकिन जैसे ही लिक्विड की वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा हो गई, अब उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो यानी क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन बना होता है, और इसी नाम से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड अप टू विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीम लाइन। तो अगर आपको ये बोला जाए कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए जहां तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन बना रहेगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी आपको याद रखना है कि ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो बना रहता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर एक टॉपिक है आपका रेनॉल्ड नंबर, इसको आप समझ लीजिए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आपको हो रहा होगा, अलग अलग बुक्स में आप अलग अलग जगहों पर पढ़ते होंगे, तो इस फार्मूले में और इसकी वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन वो बिल्कुल सही है। जिस भी बुक में जो भी मिल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी में 2000 लिखते हैं, किसी में 1000 लिखते हैं, किसी में रेडियस लिखते हैं, तो किसी में डायमीटर लिखते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर एक खास नंबर है जो ये डिसाइड करता है कि जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ट्यूब के अंदर, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो देखिए लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू ये r इंटू ईटा अपान रो इंटू डी। यहां पर रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी। d का मतलब है जिस पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है उस पाइप का डायमीटर, उस ट्यूब का डायमीटर, और ईटा का मतलब है इस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां जो ये r है, इस r को हम rn भी बोल देते हैं या nr भी बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। ठीक है ना? रेनॉल्ड नंबर। अब ये जो रेनॉल्ड नंबर है, अगर आप इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं, आर की वैल्यू 2000 से अगर कम है, ध्यान दीजिएगा ये लिक्विड के वेलोसिटी का फार्मूला, फ्लो ऑफ वेलोसिटी, ये v इक्वल टू आर ईटा अपान रो इंटू डी। अगर इसमें आप r की वैल्यू 2000 से कम रखते हैं तो यहां से जो वेलोसिटी निकल के आती है वो उस लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वैल्यू होगी। यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो के केस में वेलोसिटी आपको अगर निकालनी है तो r की वैल्यू 2000 से कम रखनी। ठीक है? लेकिन अगर आपको स्पेशली क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए ये r की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो रखनी पड़ेगी। और आपने कहा है कि r की वैल्यू अगर 2000 तक हो तो जो इसका फ्लो होता है वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। और आपको पता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर हमें v की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए तो हमें ये मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहां पर हम 2000 जैसे रखेंगे तो अब ये कैलकुलेट करने पर जो आएगा वो हो जाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है ना? तो 2000 तक जो लिक्विड का फ्लो होता है वो आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, लेकिन 2000 से ज्यादा, यहां पर आप ये सिंबल भी लगा लीजिए, 2000 से ये आर की वैल्यू 2000 से ज्यादा हो और 3000 से कम हो, मतलब अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 और 3000 के बीच में है तो जो आप लिक्विड की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो स्ट्रीम लाइन फ्लो की होगी कि टर्बुलेंट की होगी। तो इसका आंसर है अनस्टेबल। मतलब किसी केस में स्ट्रीम लाइन हो सकता है और किसी केस में टर्बुलेंट हो सकता है ये केस। ठीक है? तो 2000 से 3000 के बीच में अगर रेनॉल्ड नंबर है तो अनस्टेबल फ्लो होगा, मतलब डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर 3000 से ज्यादा हुआ तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो की कैटेगरी में आएगा, टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके लिए यही स्पेशल है कि रेनॉल्ड नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख दें कि हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो मिले या क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिले। तो vc इक्वल टू 2000 ईटा अपान रो इंटू डी। अब देखिए किसी किसी बुक में क्या होता है, यहां पर 2000 की बजाय लिखा रहता है 1000, यहां पर 2 से जो 3 लिखा हुआ है इसको लिखते हैं 1 से लेकर क्या 2, और यहां पर ये जो आपका लिखा हुआ है, हाँ ठीक है 1000 की हो गया 1, और ये 1 से लेकर के 2 के बीच में यहां पर, और यहां पर बोलते हैं 2000 से ज्यादा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 2000 की जगह पर 1000 लिख रहे हैं, इसका मेन कारण ये है कि उस फार्मूले में आप देखिएगा डायमीटर की बजाय लिखा होगा रेडियस, डायमीटर की जगह पर रेडियस लिखा होगा। और आप डायमीटर के केस में ईटा की जो वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बोल रहे हैं वो 2000 बोल रहे हैं यहां पर, इसके केस में आप 2000 ले रहे हैं। आप देखिए लेकिन कि जैसे ही आप इस डायमीटर को लिखेंगे रेडियस अपान में 2, डायमीटर की जगह पर आप लिखेंगे सॉरी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस,
तो आप जब रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस वाले केस में यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे, कुछ उल्टा हो रहा है शायद, हाँ ठीक है ठीक है, रेडियस वाले केस में आप यहां पर 1000 लिखते हैं, दोनों देखिए बिल्कुल इक्विवेलेंट है, यहां से हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, ये डायमीटर का केस हो गया। अब रेडियस वाले केस में इसी फार्मूले को लिखना होगा, तो 2000 यहां पर ईटा और अपान में रो इनटू डायमीटर की जगह पर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 1000, यानी ये क्या मिलेगा 1000 इंटू ईटा और अपान में रो इंटू में आर, और ये फार्मूला तो सेम ही है ना, इसी को सिंप्लीफाई किया हमने। तो अगर आप रेडियस के अकॉर्डिंग अब देखें तो आपको पता चलेगा कि रेनॉल्ड नंबर की जगह पर जो मैक्सिमम वैल्यू रखी गई है वो 1000 है, और डायमीटर के केस में रेनॉल्ड नंबर की जगह पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2000 है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने पर। तो मैंने बहुत सारी बुक्स, कम से कम 8 से 10 टाइप की वैरायटी की बुक्स को हमने देखी, इन चीजों का कंक्लूजन ये निकला कि जिसमें रेडियस होगा उसमें आपको क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए यहाँ 1000 रखना है, और जिसमें डायमीटर की बात होगी उसमें यहाँ पर 2000 रखना, दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो आप चलिए अगला देखिए स्लाइड नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी। तो आपको पता ही है विस्कोसिटी क्या होती है। जब भी कभी कोई फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब कि चाहे तो लिक्विड चाहे तो गैस, जिसके भी अंदर फ्लो होने का नेचर है वो फ्लूइड है, तो लिक्विड के अंदर भी होता है, गैस के भी अंदर होता है, तो हम लिक्विड और गैस को एक वर्ड में फ्लूइड बोलते हैं। तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है, तो जब वो फ्लो होता है तो उसके दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती, एक की कम होगी और एक की ज्यादा होगी, और जब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है तो ये एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, मान लीजिए कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है और उस लिक्विड को हमने कुछ ऐसे लेयर के फॉर्म में इमेजिन किया, तो जब लिक्विड कोई भी फ्लो होता है तो उसके हर एक लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो इसको हमने मान लिया v1, इसको मान लिया, इसकी स्पीड मान ली v2, इसकी स्पीड को मान ली v3, और ये सबसे ऊपर की लेयर है और ये सबसे नीचे की लेयर है। तो जब भी कोई लिक्विड फ्लो होता है तो उसके ऊपर वाले लेयर की स्पीड या वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और नीचे वाले की सबसे कम। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या होगा कि अगर ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है तेजी से और ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, इस वाली लेयर को भी धीमे करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इसी की ये कांटेक्ट में है ना, इसी की ये कांटेक्ट में। तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होती तब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, ये तेजी से भागना चाह रही है और ये धीरे धीरे भागना चाह रही है, और इसका असर ये पड़ेगा कि ये इसकी वेलोसिटी को कम करेगी और ये इसकी वेलोसिटी को ज्यादा करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे ये भी लास्ट में रुक जाता है। मतलब हम लिक्विड को, आपने देखा कि पानी को बाल्टी में ऐसे घुमाकर छोड़ दिया जाए तो डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव अपोजिशन होता है, जिसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं, उस वजह से पूरा का पूरा लिक्विड धीरे धीरे करके रुक जाता है, उसकी पूरी स्पीड। मतलब ये लोग क्या करते हैं, जिनकी, सॉरी उल्टा हमने बोल दिया, यहाँ पर नीचे वाले की वेलोसिटी क्या होती है कम, ऊपर वाले की ज्यादा, और इसके ऊपर वाले की और ज्यादा। तो ये क्या करेगा, ये इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, और इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरा लिक्विड लास्ट में रुक जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। ये लिक्विड के अंदर भी होता है, गैस के भी अंदर होता है, यानी फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी, इसको हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम ये कह रहे हैं कि कॉज ऑफ विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी का जो कारण है वो ये है कि लिक्विड के अंदर अलग कारण है और गैस के अंदर अलग कारण है। लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी मतलब रिलेटिव जो अपोजिशन है एक दूसरे का, उसका कारण है कोहेसिव फोर्स। अब आपको ये पता होगा कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिलकर के ऐसे बन जाते हैं, तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। लेकिन ऐसे उंगली है और इसमें हमने पानी को टच कराया, तो ये पानी, ये वाटर का जो ड्रॉप है वो इसके साथ ऐसे चिपक गया पानी, और हाथ हमारा गीला हो गया। इसका कारण क्या था, इसका कारण था एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है, और सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। तो लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आती है उसका मेन कारण यह है कि एक लेयर के कांटेक्ट में जो दूसरा लेयर होता है, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इनके अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो लिक्विड की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स, जबकि गैस की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। आपको गैस के अंदर 3 तरह के ट्रांसपोर्ट फेनोमेना पढ़ने हैं, थर्मल फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे अगर सिलेबस में मेंशन होगा तो 3 तरह के ट्रांसपोर्ट फेनोमेना जिनको आपको याद करना चाहिए। हम यहां पर हमेशा यही मेथड यूज करेंगे कि MEM और VCD। MEM और VCD, आप ये तीनों ट्रांसपोर्ट फेनोमेना को याद करने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट फेनोमेना के लिए
ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको थर्मल फिजिक्स में। फिलहाल के लिए तो तीन तरह की ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होती है गैसेस के अंदर, जो नॉन इक्विलिब्रियम में गैसेस होती हैं। तो ये MEM का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। तीन तरह के ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, एनर्जी एंड मास। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से जो फिनोमेना होती है इसको हम लोग बोलते हैं V फॉर विस्कोसिटी, तो इसका हम सिंबल लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। यानी गैसेस की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, है ना। और गैसों की कंडक्टिविटी के लिए, है ना, कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन आएगा K यूज किया जाएगा, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास की वजह से जो आता है फिनोमेना जो होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, और यहां पर हम इसके लिए यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन कैपिटल D, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि MEM VCD, इसके लिए यहां से विस्कोसिटी मिलता है, यहां से क्या मिलता है, कंडक्शन, और यहां से मिलता है हमें डिफ्यूजन, ठीक है। तो गैसों की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। इसका मीनिंग समझ लीजिए। एक्चुअली ये जो डायग्राम हमने शुरुआत में एक्सप्लेन किया वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम ही है। जैसे अगर आप देखें, एक कॉन्टेक्ट सरफेस ये है ना, यहां पर एक गैस का ये मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। इसकी जो स्पीड है वो हमने मान लिया v, और इसकी स्पीड को हमने मान लिया v प्लस dv। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऐसे कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने पर ये v है, तो ये क्या करना चाह रहा है, इसकी स्पीड को कम करना चाह रहा है, और ये क्या करेगा, इसकी स्पीड को ज्यादा करने की कोशिश करेगा। जो तेज चल रहा है वो इसको तेज चलाने की कोशिश करेगा, और जो धीमा चल रहा है वो इसको धीमा करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि इसकी हो जाएगी स्पीड कम और इसकी स्पीड हो जाएगी ज्यादा। और जब स्पीड चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो स्पीड चेंज होने का मतलब मोमेंटम कन्वर्ट हो रहा है, मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसका मोमेंटम घट रहा है, इसका मोमेंटम बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। तो गैसों की विस्कोसिटी के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, और लिक्विड की विस्कोसिटी के लिए कोफिशिएंट फोर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में आता है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है विस्कस फोर्स। तो इन लिक्विड्स के जो लेयर्स हैं इनके बीच में जो विस्कस फोर्स लगेगा, अगर उसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला दिया था न्यूटन ने, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। F इक्वल टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब है दो लगातार लेयर के बीच की ये डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, और डेल्टा V का मतलब है इनकी और इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस, है ना। अगर इनका मान लीजिए V है और इनका है V प्लस में डेल्टा V, तो इसका मतलब कि डेल्टा V ये ज्यादा है। तो डेल्टा V कितना डिस्टेंस जाने पर हुआ, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स ऊपर जाने पर जो लेयर की स्पीड में चेंज आया वो डेल्टा V आया। और आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ किसी भी चीज का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। ये टर्म आपका जो होगा वो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है ना। तो ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी सिंपल सा डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट बताइए और इसका फार्मूला बताइए, या इसके ऊपर न्यूमेरिकल कोई दे दिया कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया। तो डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर वेलोसिटी में जितना चेंज हो रहा है इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। और आपको पता है पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल में जितना चेंज आता है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, V बाई डी या V बाई एल करके आपने पढ़ा होगा। और ऐसे बहुत सारे ग्रेडियंट होते हैं, प्रेशर का ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर का ग्रेडियंट होता है, वोल्टेज हो गया और आपकी ये वेलोसिटी हो गई, एनर्जी भी होती है ना। ये सारे ग्रेडियंट होते हैं, मतलब चेंज उस क्वांटिटी का चेंज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो वेलोसिटी का ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी का चेंज अपॉन में लेंथ, पोटेंशियल का ग्रेडियंट है तो पोटेंशियल का चेंज अपॉन लेंथ, टेम्परेचर का ग्रेडियंट है तो टेम्परेचर का चेंज अपॉन लेंथ, और एनर्जी का ग्रेडियंट है तो एनर्जी का चेंज अपॉन लेंथ, है ना। इस तरह से सारे टर्म यहां पर यूज होते हैं। और ये जो ए है वो कांटेक्ट जो सरफेस है उसका एरिया है, कांटेक्ट में जो सरफेस है उसका एरिया है, और ईटा उस पर्टिकुलर फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। और यहां प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये जो फोर्स लगता है विस्कस फोर्स वो म्यूचुअल होता है। मतलब पहला लेयर अगर दूसरे लेयर पर इधर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा वाला लेयर पहले लेयर पर जस्ट अपोजिट लगाएगा। तो अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहा है तो दूसरा जस्ट अपोजिट लगाएगा, निगेटिव डायरेक्शन बोला जाएगा। तो ये इसलिए प्लस माइनस यहां पर लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है। और ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके यूनिट आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट जो निकालेंगे वो आएगा पॉइजली बोला जाएगा, और सीजीएस सिस्टम में निकालेंगे तो उसको हम पॉइज बोलते हैं, ठीक है। तो 1 पॉइजली इक्वल टू, आप यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे ये पूरा तो आएगा 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। और अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे सीजीएस वाले में तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा और मीटर को सेंटीमीटर में। तो किलोग्राम का 1000 और मीटर का जो 100 आएगा 100 सेंटीमीटर में, तो 1000 और 100 आप कैंसिल करेंगे तो एक 10 बच जाएगा, तो यहां हो जाएगा 10 पॉइज। तो 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज, 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज। और ये जो पॉइजली है और ये जो पॉइज है ये ध्यान रखिए कि ये एसआई सिस्टम में है, ये सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट हो जाएगा पॉइजली और पॉइज, ठीक है। नेक्स्ट
तो नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको देखना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेम्परेचर का ही केस है, आप इसको जरूर याद रखें, बाकियों को इग्नोर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि जो लिक्विड होती है उसकी विस्कोसिटी घटती है, लेकिन गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है। लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है और गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है। तो हमने यहाँ पर लैंग्वेज में उस तरीके से नहीं लिखा है। विस्कोसिटी डिसाइड होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, तो अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब विस्कोसिटी घट रही है। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी की अगर बात करें कि डेंसिटी को बढ़ाने पर क्या होगा, तो देखिए लिक्विड के केस में अलग है। लिक्विड के केस में अगर आप डेंसिटी बढ़ाएंगे, नॉर्मल सी बात है, ऐसा सोचने पर भी हम लोगों को महसूस हो रहा है कि लिक्विड की डेंसिटी अगर हम बढ़ाएं तो लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ती, यानी विस्कोसिटी बढ़ती, लेकिन गैस की विस्कोसिटी घटती है। तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है दोनों जगह पर, यह बात ध्यान रखना है। और आप हमेशा लिक्विड के केस में सोचिए, क्योंकि लिक्विड का केस हम नॉर्मली इमेजिन कर पा रहे हैं, बिल्कुल उसी का रिवर्स गैस के केस में देखने को मिलता है। ठीक है। और जो तीसरा वाला केस है प्रेशर का। तो प्रेशर का पहली बात तो गैस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैस का प्रेशर बढ़ाएं तो उसकी विस्कोसिटी में कोई चेंज आएगा, ऐसा लगभग नहीं होता, कोई खास चेंज नहीं है। लिक्विड के केस में यह है कि प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर जो विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ाने पर जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, वो अगर थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ती है, लेकिन इस वाले लिक्विड को आपको अलग रखना है। वाटर के केस में थोड़ा मामला अलग है, इसकी घटती है। ठीक है। तो प्रेशर का केस आप यहां पर और यहां पर दोनों बातें बड़ी स्पेशल हो गई कि गैस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ती है प्रेशर बढ़ाने पर, लेकिन वाटर नाम का जो लिक्विड है आपका, उसकी विस्कोसिटी घटती है प्रेशर को बढ़ाने पर। ठीक है। तो यहां पर आप ये तीनों इफेक्ट याद रखें, जिसमें से सबसे स्पेशल ये सवाल ज्यादातर इसी पर पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी विस्कोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी और गैस की बढ़ेगी। ठीक है ना। हाँ, ये जो 10 पॉइज लिखा था ना, तो 10 को डेका बोलते हैं, तो 1 पॉइजली इक्वल टू 10 डेका पॉइज बोल सकते हैं, वही सेम चीज है। ठीक है, वही सेम चीज है। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट है हमारा क्या, इफेक्ट तो हो गया, सारे इफेक्ट हो गए। अब इसके बाद स्टोक्स लॉ की बात करते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए, अगर किसी भी स्फीरिकल बॉडी को, ये मान लीजिए कोई स्फीरिकल बॉडी है जिसका रेडियस है r, और इसको किसी विस्कस लिक्विड के अंदर आप ऐसे थ्रो करते हैं, तो जब ये आपका स्फीरिकल बॉडी इस लिक्विड के अंदर जाता है तो शुरुआत में इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, और इस स्पीड की वजह से इसके कांटेक्ट में जो आपका विस्कस मीडियम है या लिक्विड है या जो भी है, विस्कस फ्लूइड मान लीजिए, वो जो इसके कांटेक्ट में आता है उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, इसकी स्पीड की वजह से, इसके रिलेटिव मोशन की वजह से। और उसकी स्पीड जब बढ़ने लगती है तो इसका मतलब कि इस आपके इस स्फीरिकल बॉडी के ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ने लगता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपने इधर की तरफ थ्रो किया तो यहां पर जो भी लिक्विड है, जो भी कुछ इसके कांटेक्ट में आएगा, वो भी मोशन करने लगेगा, और बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन की वजह से इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स काम करने लगेगा, इसके मोशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। और जैसे जैसे इसकी स्पीड आगे बढ़ रही है, उस वजह से क्या होगा कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी स्पीड बढ़ते बढ़ते एक ऐसा केस आता है कि इधर की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स, इधर की तरफ लगने वाले इसका जो भी अपना वेट है, उस फोर्स की वजह से, यानी F इक्वल टू ma वाला जो फोर्स है इसका, इस वाले फोर्स के बिल्कुल इक्वल और अपोजिट विस्कस फोर्स लगने लगता है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हो जाता है क्या, जीरो। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स हो जाता है इक्वल, तो नेट फोर्स हो जाता है जीरो। और जब नेट फोर्स हो गया जीरो, तो ऐसी कंडीशन में जो इसकी वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। और इसको जब आपने इसमें थ्रो किया था तो जो विस्कस फोर्स यहां पर काम करता है, जो विस्कस फोर्स काम कर रहा था उस टाइम टर्मिनल वेलोसिटी के केस में, ये ध्यान रखिएगा कि जब फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब इस टाइम इस पार्टिकल का, इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो हो गया क्या, अगर ये f जीरो हो गया इसका मतलब कि a हो गया जीरो, और a हो गया जीरो का मतलब v हो गया कांस्टेंट। और यही जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब कोई भी स्फीरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम के अंदर जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी अलग है, टर्मिनल वेलोसिटी अलग है। क्रिटिकल वेलोसिटी तो ये डिसाइड करता है कि लिक्विड का जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा कि टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन बना होता है। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, तो लिक्विड सॉरी आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो विस्कस मीडियम के अंदर जब कांस्टेंट स्पीड से चलने लगता है उसको हम लोग टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और उस टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपान जी इंटू अपान सॉरी यहां पर जी होगा और अपान में क्या हो जाएगा, यहां पर ईटा। 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपान में ईटा। ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में तो वैसे इसके ऊपर डायरेक्टली कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन बाकी जो आपके पीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं, खास करके मैं यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी के जो पीजीटी के एग्जाम में होते हैं उसमें इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और लास्ट टाइम का मुझे याद आ रहा है कि जब ये पेपर आपका हुआ था लास्ट टाइम का, तो उसमें
यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी लेक्चरर दोनों के एग्जाम में एक हफ्ते या कितने दिन का गैप था और दोनों में सेम सवाल पूछा गया था टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। और वो यही रिलेशन पूछते हैं जनरली कि v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, कि टर्मिनल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हमेशा यही रिलेशन पूछा जाए ये जरूरी नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा कि v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आप तब यूज करेंगे जब दोनों ही बॉडी जो आपने इसके अंदर थ्रो करी है अलग अलग रेडियस की, वो दोनों सेम मटेरियल के बने हो, उनकी डेंसिटी क्या हो, सेम हो, और साथ ही साथ सेम लिक्विड के अंदर सेम विस्कस मीडियम के अंदर थ्रो किया गया हो, तब ये फार्मूला काम करता है। मतलब सेम ऑब्जेक्ट का अगर अलग अलग साइज आप लेकर के सेम मीडियम के अंदर थ्रो करते हैं तो vt प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को बदल दिया या मीडियम को बदल दिया तो इनकी डेंसिटी का भी फैक्टर तो है यहाँ पर। तो कई सारे ऐसे भी सवाल बनते हैं जिसमें डेंसिटी इन्वॉल्व होती है, ये टर्म भी आपको याद रखना होता है, वो क्वेश्चन से डिसाइड हो जाएगा। तो vt इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। इसमें ये कंफ्यूजन हो सकता है कौन किसकी डेंसिटी है, तो ये समझ लीजिए ये डेंसिटी, ये जो vt है ये पॉजिटिव आपको वैल्यू लानी है, और यहाँ पर ये रो माइनस सिग्मा दोनों के दोनों डेंसिटी है। तो इसका मतलब अगर आपको ये पॉजिटिव आंसर चाहिए तो इसका मतलब रो की वैल्यू ज्यादा होगी सिग्मा से, और रो होगा इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और सिग्मा होगी इस विस्कस मीडियम की डेंसिटी जो कि रो से कम होगी, ठीक है। तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट की है और ये विस्कस मीडियम की है, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम में एक भी सवाल इसके ऊपर पूछा नहीं गया लास्ट वाले में। तो ये तो जरूरी तो है नहीं कि जो लास्ट वाले में नहीं पूछा गया वो आगे भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं आपके रोटेशन के, ग्रेविटेशन के, जिनसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी है कि उन सारे फैक्टर से सवाल पूछा जाए। चलिए ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी और इसके ऊपर लगने वाले इस विस्कस फोर्स के बीच का जो रिलेशन है उसको हम F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वी का मतलब ये वी टर्मिनल वाला वी, और इस वाले फार्मूले को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टोक्स लॉ, या इस वाले फोर्स को हम बोलते हैं स्टोक्स फोर्स, ठीक है। बाकी यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का ये डिफिनेशन लिखा हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन विस्कस मीडियम। अगर फ्री फॉल वाली कोई बॉडी विस्कस मीडियम के अंदर आ रही है तो उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये इसका फार्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी और विस्कस फोर्स के बीच का ये रिलेशन है। और ग्राफ की बात करिए तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफ बहुत फेमस है इसका। आपने कहा कि जैसे जैसे ये अंदर जाएगा, मतलब जो भी डिस्टेंस ये मीडियम के अंदर कवर करेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलने लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर वही आपको दिखाया जा रहा है कि डिस्टेंस के साथ जो वेलोसिटी थी उस ऑब्जेक्ट की, वो आप देखिए यहाँ पर कैसे टाइम के साथ ये जो आपकी vt है, सॉरी टाइम के साथ ये जो v है वो धीरे धीरे करके बढ़ते 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 एक कांस्टेंट वैल्यू से चलने लगी, और जब ये कांस्टेंट स्पीड से चलने लगती है तो इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना। ठीक है, इसी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हमने इस ग्राफ वाला जो सवाल आगे देना था वो नहीं दिया है, थियरी में ही बहुत सारी ऐसी बातें जो सवाल बन सकती हैं उनको हमने नहीं ऐड किया हुआ, फालतू नंबर ऑफ क्वेश्चन वो होते हैं, वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर पता चल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसे सवाल हमने रखे नहीं है। तो आप लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए थोड़ा थियरी पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रायोरिटी ऐसे न्यूमेरिकल की होती है जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। हाँ कई बार सेम भी इस तरह के कॉन्सेप्ट भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी मेरी, इसलिए मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बढ़ाता। जैसे अगर आप देखें तो अभी तक कुल मिला के मुझे लग रहा है 150 प्लस क्वेश्चन हो गए आपके इस पूरे यूनिट से पिछली क्लास तक, और 150 क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे ही टाइप के सवाल होंगे जिस टाइप के सवालों को करने में आपको थियरी से थोड़ा कुछ डिफरेंट लगता हो, है ना। नहीं तो थियरी में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे निचोड़ हैं जिनको आप देखें तो वो आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चंस को लिख करके और उसको बता करके लेक्चर का टाइम और आपका टाइम पूरा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जिनको हमने क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को आपको थियरी से फोकस करना है, तो आपको थियरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे इसकी डिपेंडेंसी बहुत पूछी जाती है कि टर्मिनल वेलोसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो यहां से डिसाइड कर लीजिए, आर के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, डेंसिटीज पर डिपेंड करती है, जी की वैल्यू पर डिपेंड करती है, ईटा की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो ऐसे सारे फैक्टर के सवाल नहीं अगर बने हुए तो वो आपको थियरी से डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि थियरी और न्यूमेरिकल मतलब ऐसी दो चीजें नहीं है कि जिनको बिल्कुल आप अलग करके देखें, है ना। बस ये है कि कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो थियरी में नहीं क्लियर होती, वो न्यूमेरिकल से और अच्छी हो जाती है। लेकिन थियरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एफर्ट आपको थियरी पर और कॉन्सेप्ट पर देना है, फिर क्वेश्चन पर जाना है, फिर क्वेश्चन फंसेगा, फिर थियरी पर आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, थियरी भी एकदम फाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द एक्सिस। ये फार्मूला कम लोग ध्यान देते हैं, इसको आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा ट्यूब हो और इस ट्यूब के अंदर मान लीजिए कोई विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा है, विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो जब लिक्विड फ्लो हो रहा है और जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका ये जो हमारी ट्यूब है उसका ये एक्सिस है,
तो एक्सिस से इधर की तरफ लिक्विड का फ्लो, एक्सिस से इधर की तरफ लिक्विड का जो फ्लो होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका एक फार्मूला है हमारे पास, v इक्वल टू पी बाई 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, या जो भी एक्स स्क्वायर बोल दीजिए। यहां पर p का मतलब है इस वाले इंड और इस वाले इंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड फ्लो हो रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लिक्विड आपका फ्लो करता है। तो जो इनके और इनके बीच का प्रेशर डिफरेंस है वो p है, यानी p1 माइनस p2 है। ये ईटा का मतलब लिक्विड की विस्कोसिटी है, एल का मतलब ट्यूब की लेंथ है, आर का मतलब ट्यूब का रेडियस है, और इस वाई का मतलब क्या है, डिस्टेंस वाई फ्रॉम द एक्सिस, मतलब इस एक्सिस से अगर हम वाई डिस्टेंस पर यहां पर जाएं तो ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ये वो वाई है। तो अगर आप देखें यहां पर, अगर आप यहां से यहां पर चले जाएं एकदम दीवार के किनारे, तो इस दीवार के पास में जो लिक्विड का पॉइंट पार्टिकल होगा वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब आप दीवार के किनारे चले जाएंगे तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा वाई की वैल्यू कितनी, बिल्कुल रेडियस के इक्वल वाई हो जाएगा, आर इक्वल टू वाई हो जाएगा, और ये पूरा यहां रखेंगे तो वी की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी दीवार से चिपके हुए जो कण है उनकी वेलोसिटी निकल के आ रही है मिनिमम, यानी कि 0। और यहाँ एक्सिस पर जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, एक्सिस के केस में आप बताइए, एक्सिस से डिस्टेंस वाई हम मेजर करते थे, ये जो डिस्टेंस y है वो एक्सिस से मेजर करते थे। अगर एक्सिस के ऊपर ही रह गए तो मतलब बिल्कुल भी नीचे नहीं गए, बिल्कुल भी ऊपर नहीं गए, मतलब y वाला हमने डिस्टेंस नहीं लिया, y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और जब y इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्सिस के केस में आप देखिए ये v की वैल्यू मैक्सिमम निकल के आएगी, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू को आप माइनस कर रहे हैं 0 को, मतलब कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं इसमें से, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी v मैक्सिमम इक्वल टू p अपॉन 4 ईटा l, और ये हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, और ये जो फ्लो है लिक्विड का, ये भी ध्यान रखना है, ये आपका, इसको आप स्ट्रीमलाइन या और अच्छे वर्ड में कहें तो ये लैमिनर फ्लो है। ये लैमिनर फ्लो है, सभी पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, बस अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो ये लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड है। और सवाल पूछा जाता है कि लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड में किस पार्टिकल की स्पीड कैसी होती है, तो आपको बोलना कि एक एक्सिस पर जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और एक्सिस से जैसे जैसे हम दीवार की तरफ जाएंगे, वॉल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और वाई की वैल्यू जब बढ़ती जाएगी तो वी की वैल्यू घटती जाएगी। y की वैल्यू जब हो जाएगी यहां आने पर मैक्सिमम, तो v की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, जो कि 0 है। मतलब कि वॉल के कांटेक्ट में जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है लैमिनर फ्लो के केस में। लैमिनर फ्लो के केस में वॉल के कांटेक्ट में जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी 0 है, और एक्सिस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगर यहीं पर लैमिनर फ्लो की बजाय टर्बुलेंट फ्लो करके आपसे सवाल में दिया जाए कि टर्बुलेंट फ्लो में वॉल के कांटेक्ट में जो पार्टिकल आते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है, तो आपको पता है कि टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता जिसका हम कोई एग्जैक्ट फार्मूला दे पाए। इस वजह से टर्बुलेंट फ्लो में यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं होती, बल्कि कोई भी वैल्यू हो सकती है पार्टिकल की, और किसी की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो फार्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फार्मूले किसी पैटर्न में काम करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो में काम करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। सारे के सारे फार्मूले स्ट्रीमलाइन फ्लो में काम करेंगे, ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए कोई एग्जैक्ट हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है टर्बुलेंट फ्लो में किसी पार्टिकल की कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, बट लैमिनर फ्लो में यहां पर 0, यहां पर 0, और जैसे जैसे हम एक्सिस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा और ये मैक्सिमम आएगा। और अगर आप देखें ये मैक्सिमम, ये कम, ये कम, ये कम, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर इन सभी पार्टिकल को देखें तो आपको यहाँ पर एक पैराबोला दिखाई देगा। तो कहते हैं कि लैमिनर फ्लो का जो प्रोफाइल होता है वो पैराबोलिक होता है। और या तो आप इस इक्वेशन से देख लीजिए, v इक्वल टू पी अपॉन 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये आपको एक पैराबोला का इक्वेशन मिल रहा है, दोनों वेरिएबल का पावर 2 है मैक्सिमम। ये पैराबोला का, सॉरी, ये इसमें एक वेरिएबल है ना, आर की वैल्यू तो फिक्स है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये, तो एक का मैक्सिमम पावर 2 है और एक का पावर 1 है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपने फार्मूला पढ़ा है, ये पैराबोला का इक्वेशन यहां पर दे रहा है। तो हम कहते हैं कि जो लिक्विड फ्लो होता है, लैमिनर फ्लो होता है ट्यूब के अंदर, उसका प्रोफाइल कैसा होता है, उसके चलने का तरीका कैसा होता है, ये बोलेंगे आप क्या, पैराबोलिक प्रोफाइल इसको। ठीक है ना, पैराबोलिक प्रोफाइल बोलते हैं। तो ये एक चीज है, इसको याद रखना, ये फार्मूला याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं पॉइजली फार्मूले के ऊपर। पॉइजली फार्मूले की बात करते हैं, तो पॉइजली फार्मूला देखिए क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा ट्यूब है और यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर लिक्विड का P2 है, ये P1 ज्यादा है P2 से, तो लिक्विड ऐसे ऐसे फ्लो होने लगेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लिक्विड फ्लो होने लगेगा। और जब लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का एक फार्मूला है हमारे पास, जिसको हम लोग पॉइजली फार्मूला बोलते हैं। ठीक है ना, ये वही पॉइजली जो यूनिट था आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई सिस्टम है। तो पॉइजली फार्मूला आपको बताता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब पर यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला लिक्विड, कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो यानी v/2 पर यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो Q इक्वल टू v/t, और ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इसको हम लोग इसको लिक्विड फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आएगा, उसका ये फार्मूला आप देखिए ध्यान से, पाई पी आर पावर 4/8 ईटा एल, पाई पी आर पावर 4/8 ईटा एल। इसमें P का मतलब है इन दोनों इंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस, P1 माइनस P2 को हम बोल रहे हैं P।
और आर का मतलब है इस ट्यूब का रेडियस, ईटा का मतलब जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी, और एल का मतलब है ट्यूब की लेंथ। ठीक है, अब ये जो फार्मूला आया, इस फार्मूले को हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ से। इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये दो पॉइंट हैं वायर के, इनके जो पोटेंशियल है वो V1 और V2 हैं, तो आपको पता है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चीज फ्लो होती है, इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चीज फ्लो होती है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो चीज फ्लो हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या चीज फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। यहां क्या फ्लो हो रहा था, चार्ज फ्लो हो रहा था। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा था उसी को हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। और यहां पर यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, क्यों। और ये जो फ्लो हो रहा था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था पोटेंशियल का डिफरेंस, और यहां पर ये जो चीज फ्लो हो रही है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर का डिफरेंस। इस वाले फार्मूले को हम लोग इस वाले फार्मूले से अगर कंपेयर करें तो एक और बात यहां पर आपने देखी थी, और वो बात यही है, ओम्स लॉ से आपने पढ़ा हुआ था कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ। तो आर इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन में आई, मतलब जिसकी वजह से जो फ्लो हो रहा था, पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, तो इनकी वजह से ये फ्लो हो रहा था, तो V1 माइनस V2 अपॉन में आई, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बिल्कुल वैसे यहां पर देखिए प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये चीज फ्लो हो रहा है, मतलब ये जो आई है और ये जो क्यू है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब एनालॉगस है। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये चीज यहां पर आपको मिल रही है, पर यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला लिक्विड यानी कि Q, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो P1 माइनस P2 अपान अगर Q कर दें तो यहां से भी हमें एक R मिलेगा, P1 माइनस P2 अपान Q कर दें, P1 माइनस P2 को P बोलते हैं, तो P1 माइनस P2 अपान Q कर दे तो यहां भी एक R मिलेगा, लेकिन इस वाले R को हम क्या बोलेंगे, विस्कस रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे विस्कस रेजिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले इस केस को कंपेयर किया होगा जब थर्मल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो सॉलिड हैं और उनकी कुछ अपनी थर्मल कंडक्टिविटी है और उस वजह से हीट फ्लो हो रहा है, तो वहां भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और इन तमाम चीजों से हम निकालते थे आर की वैल्यू, आर इक्वल टू एल अपान के इंटू ए आता था, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे आर इक्वल टू, जब आप निकालते थे आर इक्वल टू एल अपान के इंटू ए निकल के आता था, इसको हम लोग बोलते थे थर्मल रेजिस्टेंस। यहां पर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और यहां पर इसको बोलेंगे क्या, विस्कस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो विस्कस रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम में, तो ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आपको ये चीज यहां पर पॉइजली का फार्मूला याद रखना है। बस ये देखना कि ये जो P है वो एक्चुअली P1 माइनस P2 है, और P1 माइनस P2 की वजह से जो फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में वो Q है। तो बिल्कुल इससे कंपेयर करते हुए अगर देखा जाए तो P1 माइनस P2 अपान Q कर दिया जाए तो जो भी कुछ मिलेगा वो हमारा हो जाएगा विस्कस रेजिस्टेंस। तो हमने देखा कि P1 माइनस P2 अपान में Q किया तो A थीटा L इधर आ गया और पाई R पावर 4 अपान में आ गया। तो यहाँ पर देखिए A थीटा L, अच्छा एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर P को क्या क्यों लिखेंगे जब ये P यहीं पर था, यहाँ पर P नहीं रहेगा, तो A थीटा L अपान पाई R पावर 4 ये हो जाएगा हमारा विस्कस रेजिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उस पॉइंट पर जहां से सीधे सीधे आपके पिछले साल के पेपर में 6 से 7 सवाल पूछे गए हैं। अगर आप विस्कोसिटी को आपको मुश्किल लग रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको इग्नोर करिए, यहीं से सवाल पूछे गए और ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही की है, बट हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो टॉपिक भी आता है बहुत सारे बुक्स में मेंशन भी है, तो इस वजह से उसको भी हमने साथ में कवर कर लिया। ठीक है, चलिए आइडियल लिक्विड किसको बोलते हैं, तो ऐसा लिक्विड जो इनकंप्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो, मतलब जिस लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते या कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं कर सकते, ऐसे लिक्विड को हम इनकंप्रेसिबल लिक्विड बोलेंगे। और नॉन विस्कस मतलब कि ऐसा लिक्विड जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो, मतलब जिसके अंदर विस्कोसिटी का नेचर ना हो। तो एक्चुअली तो ऐसा कोई लिक्विड पॉसिबल ही नहीं है जो इनकंप्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो। थोड़ा बहुत तो हम उसको कंप्रेस कर ही सकते हैं और थोड़ी बहुत तो विस्कोसिटी उसके अंदर होती है ना। तो कोई भी ऐसा लिक्विड एक्चुअली पॉसिबल नहीं है जो पूरी तरह से इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस हो, यानी पूरी तरह से आइडियल लिक्विड हो। बट फिर भी हम बहुत सारे लिक्विड को आइडियल लिक्विड मान के चलते हैं, और आइडियल लिक्विड के लिए जितने भी रूल्स बने हैं उनको हम इन डेली लाइफ में जो लिक्विड हम यूज करते हैं उनके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये बस एक आइडियल केस है, ये जो आइडियल लिक्विड का कॉन्सेप्ट है वो आइडियल केस है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड को हम बोलते हैं आइडियल लिक्विड। एक इंपॉर्टेंट बात यहां से एक सवाल जो बनता है कि आइडियल लिक्विड के लिए टर्मिनल वेलोसिटी पूछा जाता है। ठीक है, फार्मूला देखिए कि आइडियल लिक्विड नॉन विस्कस नेचर का है तो इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी होती है, 0। और अगर इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 है तो टर्मिनल वेलोसिटी का अभी आपने फार्मूला पढ़ा, Vt is equal to 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g, और यहां अपान में क्या था, ईटा था, यानी टर्मिनल वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। जैसे ही ईटा की वैल्यू आप 0 रखेंगे ये पूरा Vt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये ध्यान रखना है आपको कि
आइडियल लिक्विड ये वर्ड जब भी यूज हो तो तुरंत आपके दिमाग में ये दोनों बातें आ जानी चाहिए कि चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा जीरो कंप्रेस करने पर, और उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, जिससे टर्मिनल वेलोसिटी इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्सिस नहीं समझ पा रहे, ये पेपर है, ये पेपर, ये ट्यूब है ना, इसके अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो इस ट्यूब का जिधर से आप देख रहे हैं, ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल पार्ट दिख रहा है सर्कुलर, इसके बिल्कुल सेंटर से जो पास होने वाली लाइन होगी उसी को हम इस ट्यूब का एक्सिस बोलेंगे। और इसी सेंटर से पास होने वाली लाइन से सरफेस तक अगर आप जाएंगे तो आपको इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस मिलेगा, जो कि ट्यूब का भी रेडियस बोला जाएगा, है ना। और इसी एक्सिस से, मतलब इसी सेंटर वाली लाइन से ही आप इधर की तरफ जब जितना भी डिस्टेंस आगे चल रहे होंगे, वही डिस्टेंस को हमने वाई बोला था, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो वाई था वो। ठीक है, ये था आपका एक्सिस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहां पर जो आइडियल लिक्विड्स हैं उनके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है आप यूज करेंगे। एक तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सारे के सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे आगे। ये बोलता है कि अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला ट्यूब हम लें और उसके अंदर कोई आइडियल लिक्विड फ्लो हो, तो जहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी, और जहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर ए ज्यादा है तो वी कम होगा और ए कम है तो वी ज्यादा होगा। और ऐसा कम और ज्यादा ये होते हैं कि ए और वी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर जो एरिया है वो यहाँ के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाए, आधी हो जाए, तो एकदम कंफर्म है कि जो वेलोसिटी यहाँ पर आएगी वो यहाँ वाली वेलोसिटी की 2 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना। तो A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया क्रॉस सेक्शन और लिक्विड की जो वेलोसिटी है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं या दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो A1 अगर दो अलग अलग जगहों पर बात करें तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, 3-4 जगहों पर यहां पर भी बात कर लीजिए A1 V1 A2 V2 A3 V3, और भी कुछ जगह ले सकते हैं। तो हर बार A और V का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा, किसी भी पॉइंट पर आप चले जाएंगे हर जगह पर। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पर, ये किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है कि जो भी लिक्विड यहां से जा रहा है वो लिक्विड आपका अगर आइडियल लिक्विड है, इनकंप्रेसिबल है, मतलब लिक्विड आप कंप्रेस करके कहीं नहीं कर सकते और ना ही कहीं यहां स्टोर कर सकते। तो जो भी लिक्विड, जितना भी मैटर यहां पर, जितना भी मास इंटर कर रहा है पर सेकंड में, उतना ही यहां से बाहर भी निकलेगा। इसी प्रिंसिपल पर ये पूरा डेरिवेशन हुआ है, क्योंकि जो लिक्विड इसके अंदर जा रहा है वो है इनकंप्रेसिबल नेचर का। इनकंप्रेसिबल मतलब वो जाने के बाद एक तो कंप्रेस नहीं होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और दूसरा कोई यहाँ स्टोरेज है नहीं, तो जितना भी जा रहा है उसको निकलना जरूरी है। तो ये मास के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जितना मास इंटर करेगा पर सेकंड में उतना ही मास बाहर भी निकलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसमें एक चीज और, ये जो A इंटू वी है जरा इसको समझते हैं। यहां पर V का मतलब तो वैसे लिक्विड की ये वेलोसिटी है, V का मतलब ये जो लिक्विड है इसकी ये वेलोसिटी है, लेकिन आप देखिए जरा कि A इंटू वी ये जो वेलोसिटी है, तो अगर आप वेलोसिटी को लिखें कुछ ऐसा कि मान लीजिए जितना भी डिस्टेंस इसने कवर किया, जितना भी डिस्टेंस इसने कवर किया और अपान में टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। और आप देखिए A इंटू एस की अगर हम बात करें, अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है और जितने भी यहां पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने ds डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये पूरे ds डिस्टेंस कवर करने के बाद 1 सेकंड के अंदर अब इतनी जगह में जो लिक्विड आएगा ये उसी का वॉल्यूम ही तो है ना। तो A इंटू एस जो है वो 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम यहां पर वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बन गया ये। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आपको यानी ध्यान रखना है, ये जो A इंटू वी आपको बताता है कि पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, V बाई टी बन गया। और V बाई टी को ही आप पीछे क्यों बोलते थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो गया ये। तो ये बात ध्यान रखना है कि यहां पर भले ये वेलोसिटी है, लेकिन ये जो पूरा टर्म है ये आपको बताता है कि वॉल्यूम फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम आगे ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बोलते हैं, उसी को हम वॉल्यूम फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना है कि A इंटू वी क्या बताता है। तो कई बार आपको ये न्यूमेरिकल में बोला जाएगा तो आपको पूरा A इंटू वी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी यहां पर बात करें बर्नौली के थ्योरम की, तो बर्नौली का थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी आइडियल लिक्विड का किसी भी पॉइंट ऑफ, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप बात करिए, उसकी जितनी भी टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब जो भी लिक्विड यहां पर है वो फ्लो होते होते ऐसे जा रही है, तो किसी भी पॉइंट पर आप बात करिए, हर पॉइंट पर लिक्विड की जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, वो फिक्स होगी, वो कंजर्व होगी। मतलब एनर्जी में कोई भी कमी या कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जितनी एनर्जी यहां पर थी उतनी ही एनर्जी यहां पर भी रहेगी। फर्क बस ये हो सकता है कि एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लोइंग लिक्विड के अंदर टोटल कितनी टाइप की एनर्जी होती है। तो किसी भी फ्लोइंग लिक्विड के अंदर टोटल 3 टाइप की एनर्जी है। एक होती है प्रेशर एनर्जी, जो कि प्रेशर के, जो प्रेशर आप लगाते हैं उसी के इक्वल होती है। दूसरा आपका है ये काइनेटिक एनर्जी, यहां मास की जगह पर डेंसिटी लिखा हुआ है क्योंकि मास अपान वॉल्यूम कर दिया गया, जो कि डेंसिटी में कन्वर्ट हो गया।
यानी ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम पर कैलकुलेट की जा रही। तो पर यूनिट वॉल्यूम पर जो हमने प्रेशर एनर्जी कैलकुलेट किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेशर के इक्वल आया। पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी हमने कैलकुलेट करी उसकी स्पीड की वजह से, तो वो आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर। और पर यूनिट वॉल्यूम की हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी, तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हैं ना m इंटू जी इंटू एस, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए m अपान v किया और इसको हमने डेंसिटी रो बोल दिया। तो पर यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी होती है फ्लोइंग लिक्विड की वो तीन टाइप की है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और इन तीनों तरह की एनर्जी का टोटल सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। बस इतना हो सकता है कि ये वाली एनर्जी किसी जगह पर इस वाले में कन्वर्ट हो जाए, ये वाली इसमें कन्वर्ट हो जाए, आपस में इंटरचेंज चलेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए ये टोटल की वैल्यू यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर हर जगह क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये है आपका इसको बोलते हैं बर्नौली का थ्योरम। और ये भी आइडियल इक्वेशन आइडियल लिक्विड के लिए होता है। तीनों तरह की एनर्जी का फार्मूला आपको यहां याद रखना पड़ेगा। तीनों तरह की एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तीनों जो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं अगर हम इसको रो जी से डिवाइड कर दें, रो जी मतलब है ना, याद अगर नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, रोजी रोटी सुना होगा आपने, है ना, रोजी रोटी तो सुना ही होगा। तो उसमें जो रो जी है, ये वाला जो रो है ये वाला, और ये जो स्मॉल जी है ये हो गया आपका रोजी, रोजी रोटी वाला रोजी। तो रो और जी से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सबको, तो ये जो पहला टर्म है ये हो जाएगा पी अपान में रो जी। ये जो दूसरा टर्म है इसको डिवाइड करेंगे रो और जी से, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपान टू अपान जी, यानी वी स्क्वायर अपान टू जी। और इसको डिवाइड करेंगे रो और जी से, तो रो और जी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ एच। तो जब ये तीनों के तीनों जो टर्म हैं अगर हम इनको रोजी रोटी वाले रोजी से डिवाइड कर दें, तो पी अपान रोजी जो मिलेगा इसका नाम अब क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रेशर हेड। और ये वेलोसिटी वाला जो फार्मूला था, काइनेटिक एनर्जी वाला जो टर्म था, उसको जब हमने डिवाइड किया तो वी स्क्वायर अपान टू जी मिला, इसका नाम हो जाएगा वेलोसिटी हेड। ये प्रेशर हेड हुआ, ये वेलोसिटी हेड हुआ। और तीसरा वाला जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म था उसको हमने जब रोजी से डिवाइड किया तो सिर्फ एच बचा, और इसका नाम हो जाएगा ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल हेड या पोटेंशियल हेड। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड। ये तब टर्म यूज होता है जब हम रो और जी से डिवाइड करते हैं, रो इंटू जी से डिवाइड करते हैं किसको, तीनों एनर्जी के टर्म को, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उनको रोजी से डिवाइड करने पर प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड आता है। तो अलग से एक सवाल बन सकता है, आपको वेलोसिटी देकर के लिक्विड का आपसे कहें कि वेलोसिटी हेड कितना होगा, तो वेलोसिटी हेड निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए वी स्क्वायर अपान टू जी को वेलोसिटी हेड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रेशर देकर के प्रेशर हेड पूछते हैं तो पी अपान रोजी को प्रेशर हेड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहां पर हमारा, हाँ ये फार्मूला किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो ये बहुत फेमस टाइप का सवाल है, वैसे तो ये सबको पता भी रहता है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बर्नौली का प्रिंसिपल, बर्नौली का थ्योरम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, और आपका जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए वेंचुरी मीटर की बात कर लेते हैं। तो वेंचुरी मीटर आपको बताता है किसी भी ट्यूब के अंदर फ्लो होने वाले लिक्विड का रेट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ए इंटू वी को बोलते हैं, ये बात आपको पता है। लेकिन किसी भी ट्यूब के अंदर फ्लो होने वाले लिक्विड में आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो निकाल लेंगे, लेकिन वेलोसिटी को मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो चीज करने के लिए वेंचुरी मीटर नाम का ये इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट जिस ट्यूब के अंदर हमें मेजर करना है उस ट्यूब के अंदर हमने वेंचुरी मीटर को ऐड कर दिया, और ये जो दोनों इसके ये आपके खंबे हैं इसके अंदर जो लिक्विड की जो हाइट है इसका जो डिफरेंस है, सिर्फ हमें अगर ये पता चल जाए तो हम इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें मान लीजिए H1 है और इसमें आपका H2 है, दोनों की हाइट का डिफरेंस जो है वो स्मॉल h है, तो ऐसे केस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फार्मूला Q इक्वल टू A1 V1 A2 V2, और ये पूरा आता है सिंप्लीफिकेशन के बाद A1 A2 रूट के अंदर 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो अगर आपको यहाँ पर A1 और A2 तो आपको पता ही रहेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन ट्यूब का पता ही है। ठीक है, आसान चीज है मेजर करनी, रेडियस से निकल जाएगा। और हाइट भी आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कितनी हाइट का डिफरेंस है। तो इस फार्मूले में आप रख देंगे H की वैल्यू A1 A2 की वैल्यू, तो आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q की वैल्यू मिल जाएगी, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जो फ्लो हो रहा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जिसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बोलते हैं, जो कि A इंटू V के इक्वल होता है, वो आपको वेंचुरी मीटर के फार्मूले से इतना मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉरिसरी थ्योरम। टॉरिसरी थ्योरम आपको ये बताता है किसी भी टैंक के अंदर अगर लिक्विड भरा हुआ है तो वो जो लिक्विड यहां से निकलेगा वो कितनी स्पीड से निकलेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा, कितने टाइम में जमीन पर पहुंच जाएगा, पूरा टंकी खाली करने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है टॉरिसरी थ्योरम से।
तो टोरिसेरी थ्योरम से अगर मान लीजिए कि ये टंकी है और इसकी टोटल हाइट है कैपिटल एच, और ऊपर से स्मॉल एच डेप्थ में यहां पर एक होल है, इसी होल को हम बोलते हैं ओरिफिस, छिद्र, है ना, ओरिफिस। तो इस ओरिफिस से जो कि फ्री सरफेस से एच डेप्थ में है, इसकी अगर हम बात करें यहां से हाइट की, तो ये हो जाएगा टोटल एच में से ये स्मॉल एच को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा एच माइनस एच। और यहां से लिक्विड जिस वेलोसिटी से निकलेगा उसी को हम वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बोलेंगे, बहिस्राव वेग बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का एक्सप्रेशन v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, डेरिवेशन किसी का नहीं करना है, सीधे रिजल्ट याद रखना, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gh, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का फार्मूला। यहां पर ये देखना कि ये स्मॉल h है, मतलब ऊपर वाले पॉइंट से जो डेप्थ है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ये आपका 2g स्मॉल h, मतलब जितनी डेप्थ में यहां पर ये होल किया गया है वो अगर आपको पता है तो आप वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स निकाल सकते हैं, निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी बता सकते हैं। दूसरा रेंज की बात करें तो r इक्वल टू होता है 2, ये स्क्वायर रूट के अंदर h माइनस h मतलब ये वाली डेप्थ और ये वाली हाइट h माइनस h। अब अगर आप देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम यहां पर ये वाली h न लेकर के, ये h है और ये h माइनस h है, तो अगर हम यहां से ऊपर जाकर के यहां कहीं होल किए रहते स्मॉल h हाइट पर, तो ये ऊपर वाली जो डेप्थ होती वो हो जाती कैपिटल H माइनस में स्मॉल h। और फार्मूले में क्या डिफरेंस आता, जहां स्मॉल h यूज हुआ था वहां पर ये हो जाता हमारा h माइनस h, और जहां h माइनस h यूज हुआ था वहां पर हमारा स्मॉल h यूज हो जाता, यही आपस में इंटरचेंज हो जाते, जिसकी वजह से रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो चाहे फ्री सरफेस से h डेप्थ में हम होल करें, चाहे यहां पर बॉटम से h हाइट पर हम होल करें, दोनों ही केस में जो हमें रेंज मिलने वाला है वो सेम मिलेगा, और वो फार्मूला है r इक्वल टू 2 अंडर रूट h माइनस h, ठीक है। अब यहां पर ये जो r की वैल्यू है, अगर हमें ये r की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रेंज पर जाकर के लिक्विड गिरे, तो इसके लिए जरूरी है कि जो होल हमें करना होगा वो इस पूरी टंकी के बिल्कुल बीचों बीच करना होगा। तो स्मॉल h इक्वल टू h/2 अगर बिल्कुल बीचों बीच होल करेंगे तो ऐसे में लिक्विड सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, मतलब रेंज की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी भाई, इन जनरल तो रेंज का ये फार्मूला है, लेकिन मैक्सिमम रेंज कितना आएगा, तो मैक्सिमम लाने के लिए आपको स्मॉल h की जगह पर कैपिटल h/2 रखना पड़ेगा। यहां रख करके आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा h के बराबर, मतलब जितनी हाइट तक पानी भरा हुआ टंकी में उतनी ही दूर तक ये पानी जाके गिर सकता है, उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी टंकी में जितनी हाइट तक पानी भरा है, मैक्सिमम उसमें होल अगर आप करते हैं कहीं पर भी, बिल्कुल बीच में भी अगर करते हैं, तो जितना दूर जाएगा वो कितना होगा, वो हाइट के इक्वल होगा, इससे ज्यादा दूर वो पानी नहीं जा सकता। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू h के बराबर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी दो और फार्मूले यहां पर लिखे हैं, इनको याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको टाइम वाला केस बता देते हैं। टाइम वाले केस में लिक्विड टेक्स टी टाइम टू फॉल ऑन द सरफेस, यानी यहां से जो लिक्विड निकला वो यहां जमीन पर आने में कितना टाइम लिया। तो अगर आप देखें तो यहां से यहां आने का मतलब कि ये वर्टिकल डिस्टेंस लिक्विड ने कवर किया है। तो यहां पर वर्टिकल मोशन का इक्वेशन यूज कर लें, और लिक्विड का जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था, लिक्विड का जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था, और फाइनली जो यहां पर लिक्विड निकल रहा है वो v वेलोसिटी से निकल रहा है। तो v वेलोसिटी से अगर ये ट्रेवल कर रहा है और ये h माइनस h डिस्टेंस है, तो वर्टिकल ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप s इक्वल टू ut वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहां पर ये हो जाएगा आपका वर्टिकल, क्या बोलते हैं, वर्टिकल हाइट, ये हाइट हो जाएगी h माइनस h, यहाँ पर ये वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इंटू में t प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, इसके पास 0 थी, ये 0 से ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, a की जगह पर यहाँ g आता है तो ये g अपान में चला जाएगा, तो 2 इंटू h माइनस h और अपान में स्मॉल g इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू इसके स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से आप चाहे तो इसको याद कर लें, ठीक है ना, उतना कंपलसरी नहीं है। और ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले को हम लोग आगे अभी डिराइव करेंगे एक न्यूमेरिकल के अंदर, एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है उसमें हम इसको डिराइव करेंगे, और इससे भी जनरल केस डिराइव करेंगे। बाद में हम लोग फिर उसी में ये वाला केस भी बना देंगे। बस अभी के लिए सुन लीजिए कि ये केस क्या बोलता है कि अगर कोई ये टंकी है और इसके बॉटम में आप कोई होल कर देते हैं, अगर ये कोई टंकी है और इसके बॉटम में, इसके बिल्कुल पेंदे में कोई होल कर देते हैं, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल a, और इस पूरे टंकी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है कैपिटल A, तो पूरी टंकी को खाली होने में जो टाइम लगेगा उसका फार्मूला है कि इस पूरे का एरिया क्रॉस सेक्शन अपान में ओरिफिस का एरिया क्रॉस सेक्शन अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ h, मतलब जितनी हाइट तक पानी था, और अपान में g। तो पूरी टंकी को खाली करने में इस वाले होल की वजह से लगने वाले टाइम का ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर में, एक सवाल है जिसमें हम डिराइव कर लेंगे, फिर आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ये थियरी का लास्ट टॉपिक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो किसी भी टैंक में से जहां पर भी पानी रखा हो, उस पानी को किसी पाइप के माध्यम से जो हम निकालते हैं, है ना, गाड़ी मोटर में से तेल निकालना होगा, कुछ और करना होगा, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, सिस्टम को हम लोग बोलते हैं साइफन, ठीक है, इसको हम साइफन बोलते हैं। तो साइफन का जो प्रिंसिपल है, अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें इस पूरे डायग्राम से और इस पूरे इक्वेशन से, तो आगे एक न्यूमेरिकल पूछा गया साइफन के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम में, वो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करना है। देखिए यहां पर ये एक टंकी है जिसके अंदर ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है,
और इस टंकी के अंदर हमने ये एक पाइप लगाया और ये ट्यूब ले आकर के यहाँ पर हमने छोड़ दिया, तो यहाँ से लिक्विड निकलने लगा, है ना। तो ये साइफन आपका इस टाइम एक्शन में है, काम कर रहा है। और कुछ हमने एजम्पशन लिए है कि ये जो आपका जो वाटर का लेवल है, इस लेवल को ही हमने अपना रेफरेंस लेवल लिया हुआ है। रेफरेंस लेवल मतलब कि जो भी हम पॉइंट की बात करेंगे उनकी हाइट को हम इसी हाइट के साथ में मेजर करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप कभी भी लिक्विड के इस हाइट को ही अपना रेफरेंस लाइन माने। आप रेफरेंस लाइन यहां से भी ले सकते हैं, आप रेफरेंस लाइन कहीं और से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने भी पॉइंट की आप बात करेंगे, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस को आप उसी पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से मेजर करेंगे। जैसे अगर आपको इस वाले पॉइंट की हाइट मेजर करनी है और इस वाले पॉइंट की हाइट मेजर करनी है, डेप्थ मेजर करनी है, और आपने रेफरेंस के तौर पर इसको लिया है, तो इस वाले पॉइंट की हाइट की जगह पर आप ये वाली पूरी हाइट लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक, और वो भी प्लस में। और इस वाले पॉइंट की हाइट को आप ये वाली पूरी हाइट मेजर करेंगे, वो भी माइनस। ठीक है। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट आपका ये था, ये ही आपका रेफरेंस पॉइंट था, तो इस पॉइंट की हाइट को आप लिखेंगे h इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि आपने इसी को अपना रेफरेंस लाइन लिया हुआ है। तो ये इसी पॉइंट पर पड़ रहा है लाइन, तो h इक्वल टू हो जाएगा 0, कोई भी हाइट नहीं है, और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉजिटिव होंगी h की वैल्यू। ठीक है। तो रेफरेंस लाइन को डिफरेंट डिफरेंट आप ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर सवाल में कभी कभी रेफरेंस लाइन डिसाइड कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा रेफरेंस लाइन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है। तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें हमने जो ट्यूब लगा दिया, हमने ये दिखा दिया कि वाटर लेवल जो आपको टैंक में है, इसके ऊपर ये जो आपका ट्यूब का ये हिस्सा दिख रहा है वो H2 है, और इसके नीचे ये जो ट्यूब का हिस्सा दिख रहा है वो आपका H1 है। कुछ यहाँ पर पॉइंट हमने स्पेसिफिक यहाँ पर पॉइंट आउट करे हैं। एक यहाँ पर पॉइंट है 1, इस वाले पॉइंट को हमने बोला 2, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट 3 है, यहाँ पर एक पॉइंट को हमने 4 बोला है, यहाँ पर एक पॉइंट को हमने 5 बोला बिल्कुल इसके सामने, और यहाँ पर एक पॉइंट को हमने 6 बोला है। तो ये जो 6 पॉइंट है ये इसलिए यहाँ पर एज्यूम करे गए हैं क्योंकि इन सब के लिए आपको बर्नौली का इक्वेशन यूज करना पड़ता है साइफन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो कौन से पॉइंट की क्या खास बात है ये आपको समझना है। तो सबसे पहले देखिए V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V2, मतलब यहाँ पर ओपन सरफेस में ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, लिक्विड का एक पार्टिकल जो दिख रहा है, इसका अगर हम देखें, इसकी वेलोसिटी की बात करें तो ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा है, चल तो वो रहा जो ट्यूब के अंदर ऐसे ऐसे चल रहा है लिक्विड, तो ये रुका हुआ है, इसलिए हमने इसकी वेलोसिटी को लिखा हुआ है क्या, 0। दूसरा पॉइंट 2 जो है वो पॉइंट 1 के बिल्कुल पैरेलल यहां पर है, लेकिन ट्यूब के अंदर आ रहा है ये, लेकिन अभी भी ये ट्यूब के अंदर जब आ रहा है तो इसके लिए जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ट्यूब का वो इतना है, जितना इस टैंक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस पॉइंट 2 के लिए काम कर रहा है, क्योंकि एकदम ये लास्ट में एकदम बॉटम पर है इस ट्यूब के, तो इतना ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका मतलब कि आपको पता है a इंटू वी इज इक्वल टू होता है सम कांस्टेंट। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर a की वैल्यू बहुत ज्यादा होने पर, a की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी v की वैल्यू उतनी कम होती, तो इस वजह से यहां वाले पार्टिकल की भी वेलोसिटी लगभग 0 तो नहीं होती एग्जैक्टली, थोड़ी बहुत वेलोसिटी है, लेकिन उसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 के काफी करीब है, तो v1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0, ये इस बात का मतलब था। ठीक है। यानी ये पॉइंट की वेलोसिटी, ये पॉइंट की वेलोसिटी आपको कभी भी इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम 0 रखना है, ये एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसके थोड़ा सा ही ऊपर, बहुत ज्यादा ये ऊपर नहीं गए, बहुत हल्का सा ऊपर गए हैं, तो जब बहुत हल्का सा ऊपर जाएंगे तो ऐसे में इस पार्टिकल की कुछ ना कुछ तो अपनी वेलोसिटी तो है ना, क्योंकि वेलोसिटी तो इसकी भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन हमने इसको 0 मान लिया, लेकिन अब इसके ऊपर जाएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको हमने कुछ नाम दे दिया v3, तीसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। यहां पर जो चौथा पार्टिकल ऐसे करके यहां पर पहुंच गया, इसकी भी अपनी कुछ वेलोसिटी है, पांचवें वाले की कुछ वेलोसिटी है, छठे वाले की भी कुछ वेलोसिटी है, इन सब की वेलोसिटी को हमने सेम लिखा है। क्यों? क्योंकि ट्यूब के अंदर हर जगह एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से अगर एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी हर बार सेम आएगी। अगर आप इस एरिया को सेम रख रहे हैं, मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, जो भी आ रही थी वही आएगी, है ना। तो एरिया क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है, इस वजह से वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर सेम होगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे कर लीजिए, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, किसी भी दो पॉइंट के लिए बात कर लीजिए। तो अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एरिया अगर a है और यहाँ पर वेलोसिटी को हम v1 बोल रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी को v2 बोल रहे हैं, और यहाँ पर भी एरिया सेम ही है, तो a इंटू v2 ये कैंसिल हो गया, तो आपको v1 इक्वल टू v2 मिल गया। इसी तरह से कोई भी पॉइंट आप लेंगे सेम मिलेगा। अगर हर जगह एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है तो हर जगह वेलोसिटी भी सेम होगी। ठीक है। तो हमने सबकी वेलोसिटी को 3, 4, 5 जितने पार्टिकल थे सबकी वेलोसिटी को सेम बोल दिया और उसको नाम दे दिया स्मॉल v। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए 1, 2 और 6, 1, 2 और 6 का हमने जो प्रेशर लिया है वो प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये तो ओपन सरफेस के अंदर ही है, और ये वाला जो आपका पॉइंट है वो भी एक तरह से अभी ट्यूब के अंदर, बस ट्यूब हमने उसके ऊपर रख दिया, लेकिन ये ट्यूब के अंदर एंट्री किया नहीं है, तो इसके लिए भी जो प्रेशर काम कर रहा है वो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही इक्वल। और यहाँ पर जो छठा वाला है वो भी इस लिक्विड से ट्यूब से बाहर आ गया, तो यहाँ पर भी जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 P2 और P6 की वैल्यू P0 के इक्वल है, ठीक है। ये भी एक बात क्लियर हो गई। तो पॉइंट 1, 2 और 6 काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अगर हम बर्नौली का इक्वेशन हर जगह पर अप्लाई करें, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हमें बर्नौली का इक्वेशन इस पर सब पर लगाना हो तो कैसे यूज होगा, बस ये समझ लीजिए। आपका एक सवाल तो यहीं पर पूरा हो जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में तो कोई खास डिफरेंस है नहीं, हमने जिस तरह से यहाँ पर एज्यूम किया है, दोनों की वेलोसिटी लगभग सेम है, दोनों का प्रेशर सेम है, ठीक है। वेलोसिटी 0 है और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो पॉइंट 1 और 2 को 2 पॉइंट की बजाय न मानकर आपको एक ही पॉइंट मान सकते हैं। हमने यहाँ पर सबके लिए इक्वेशन यूज किया है बर्नौली का, आप देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिखा हुआ जबकि पॉइंट टोटल 6 है, क्योंकि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को हमने सेम मान लिया, ठीक है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का इक्वेशन बिल्कुल सेम ही बनेगा। क्या बनेगा, बर्नौली का थ्योरम बोलता है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस में रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या सेम, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके लिए प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाफ रो वी स्क्वायर में v का मतलब वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी भी 0, तो ये 0 हो गया। तीसरा है रो जी एच, जिसमें हाइट की बात करते हैं और हमने रेफरेंस लेवल इसी को लिया हुआ है, तो यहीं से हम हाइट को मेजर करेंगे, तो इसका और इसका दोनों का हाइट क्या, 0, इसलिए ये वाला टर्म भी क्या हो गया, 0। तो पार्टिकल 1 और 2 के लिए तो यही इक्वेशन आएगा बर्नौली के थ्योरम से। और पार्टिकल 3 की अगर बात करें तो पार्टिकल 3 में आप देखिए, पार्टिकल 3 में जो प्रेशर होगा वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा अलग होगा। और अलग क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इतनी लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रेशर को ठीक है हमने सिंबल के तौर पर लिख लिया P3, और प्लस में 1/2 रो वी स्क्वायर होता है दूसरा वाला टर्म, और हमने इस वाले पॉइंट 3 पर जो पार्टिकल था उसकी कुछ वेलोसिटी मानी थी, तो हमने वो वेलोसिटी का स्क्वायर लिख दिया। प्लस उसके बाद होता है रो जी इंटू एच, और रो जी एच में क्या होता है, हाइट लिखना होता है रेफरेंस लेवल से, लेकिन ये पॉइंट इससे ज्यादा ऊपर नहीं है। इस वाली हाइट को भी हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस वाली हाइट को भी इग्नोर करते हुए, जीरो करते हुए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसकी हाइट को हमने इग्नोर किया बहुत ही पास में, लेकिन वेलोसिटी को इग्नोर नहीं किया है, ठीक है। इसलिए क्योंकि एरिया अचानक से यहाँ बहुत कम हो गया, तो वेलोसिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर अगर आ जाए तो इसके प्रेशर को हमने P4 बोल दिया है, हाफ रो वी स्क्वायर इसकी काइनेटिक वेलोसिटी है, और रो जी एच की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी हमें पता है कितनी, h2, और ऊपर की तरफ है रेफरेंस लाइन से, तो प्लस में हमने रो जी h2 लिख लिया। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो इसके प्रेशर को हमने P5 बोल दिया है और इसकी वेलोसिटी को हमने V बोल दिया, तो हाफ रो V स्क्वायर, लेकिन ये आप देखिए रेफरेंस लाइन में ही पड़ रहा है, इसलिए हाइट की जगह पर 0 होगा, तो तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। और लास्ट वाले पॉइंट की बात करें तो लास्ट वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और प्लस इसकी वेलोसिटी को हमने V बोला है सबकी तरह हाफ रो V स्क्वायर, लेकिन ये रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ है h1 डिस्टेंस में, तो माइनस में रो, यहाँ प्लस में रो जी और h1 जहां लिखना था वहां माइनस था, ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो गया, एक्चुअली माइनस हो गया। तो रेफरेंस लाइन के नीचे जाएंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और वेलोसिटी की बात करें तो ये जो आपका पार्टिकल है इसकी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, बाकी किसी की वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ साइफन। देखिए शामिल तो विस्कोसिटी भी नहीं था, लेकिन विस्कोसिटी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपील करता है, मुझे लगता है ऐसा कि आपके डायनेमिक्स वाले पोर्शन में, तो इस वजह से हमने विस्कोसिटी को तो यहाँ पर डिस्कस कर दिया, लेकिन सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ बर्नौली का थ्योरम, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो है। तो इस वजह से हमने सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर, कैपिलरिटी, ये जितनी फिनोमेना होती है वो सब हमने छोड़ दिया। लेकिन हाँ, अगर आप लोग थोड़ा भी अभी डाउट में है, कुछ भी दिक्कत लग रही हो, तो मैं आपको लेक्चर सजेस्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो सिलेबस में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है और मुझे नहीं लग रहा है कि उस तरह का टॉपिक यहाँ पर आ सकता है, बट विस्कोसिटी मुझे फील हो रहा था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, नहीं तो वो भी नहीं था। तो आप एक काम करेंगे, मैकेनिक्स के जो आपके लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, ठीक है, आप लिखिएगा ऐसे फिजिक्स स्कॉलर करके, फिजिक्स स्कॉलर, उसके बाद मैकेनिक्स लिखिएगा, मैकेनिक्स लिखेंगे, टोटल एक प्लेलिस्ट आ जाएगा जिसमें 30 लेक्चर्स हैं, ठीक है। इन 30 लेक्चर्स में से लास्ट के जो 3 लेक्चर हैं वो आपके सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और ये आपका जो बर्नौली का थ्योरम है, इन सब के ऊपर वो पूरा बेस्ड है। न्यूमेरिकल भी मिलेगा, डिटेल में एक एक लाइन की थ्योरी भी मिलेगी। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी को सम अप कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं, वहां पर हर एक पॉइंट का रीजन, उसका एक्सप्लेनेशन, सब कुछ काफी डिटेल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो खूब आराम से आप पढ़ सकते हैं उसको। तो 30 लेक्चर में से लास्ट के 3 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक काम और कर सकते हैं आप कि मास्टर बैच 2.0 में आपको देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट लेक्चर नंबर नहीं पता है, तो इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, एकदम नीचे से मैकेनिक्स का सीक्वेंस स्टार्ट होगा और उसके भी लास्ट में आप आएंगे तो इसके ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स सिर्फ मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और उसके बाद भी आप करना चाहें तो आप केवीएस वाला, जो केवीएस मैराथन की प्लेलिस्ट है उसमें भी जाएंगे, उसमें भी मैकेनिक्स से पूरी कहानी स्टार्ट हुई है, तो कोई एक मैराथन आपको मिलेगा जिसमें इन टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे,
तो न्यूमेरिकल्स अगर ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं तो आप सब लोग देख लेंगे, खास करके मैं लैब असिस्टेंट के लिए बहुत रिकमेंड करूंगा इन दोनों को, आप देख लीजिएगा, बाकी थियरी आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये पूरी बात जो खत्म सवाल के ऊपर। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और ज्यादा नहीं, 10 बजे के बाद हम नहीं पढ़ाएंगे, 20 मिनट का टाइम दीजिए, सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर देखिए। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, करें कि एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज स्टीडली थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप विच हैज अ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 4 पेपर में आपके मेंशन नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर लिखा है, 4 लिखा ही नहीं था, तो मतलब वो टाइपिंग एरर हो गया था, लेकिन आंसर वहां पर जो दिया था उस आंसर के अकॉर्डिंग फिर हमने इसको यहां पर लिख दिया है। पेपर में ये मिस्टेक है, तो आपके पेपर में बहुत सारे मिस्टेक हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, और वो मिस्टेक्स मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ बताता चल रहा हूं। तो एक क्वेश्चन जो आपका प्रिसेशनल मोशन का है, जिसका आंसर नहीं आया है, उस क्वेश्चन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि वो डाटा इनकम्प्लीट है, डिस्टेंस ऑफ पिवोट और सेंटर ऑफ मास नहीं दिया, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा है। तो वैसे यहां पर भी ये डाटा नहीं दिया था, ये दिया नहीं था, लेकिन ये 4 होगा तभी आंसर आएगा। एट ए एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर एट बी, मतलब ठीक है कि लिक्विड फ्लो हो रहा है और एक जगह पर रेडियस दिया हुआ है, दूसरी जगह पर भी रेडियस दिया हुआ है। ये ए वाले पॉइंट का 4 दिया हुआ है, बी वाले पॉइंट का 2 दिया हुआ है। तो यहाँ का रेडियस अगर ये ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, यहाँ पर रेडियस है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इफ द वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 10, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी वो आपको बतानी। तो सिंपल सी बात है कि रेडियस अलग अलग है, इसका मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग होगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप अप्लाई कर लेंगे, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर इनटू में वेलोसिटी, यहां पर हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर और इनटू में वेलोसिटी, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ कितना, ये है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर किया आपने 16, और v1 का मतलब पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी है, पॉइंट ए पर वेलोसिटी है 10, इज इक्वल टू r2 मतलब पॉइंट बी पर वेलोसिटी है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका v2, ये हो जाएगा 4, इस 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, यानी v2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिला के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको वैल्यू पुट करनी रेडियस का, जो एरिया का फार्मूला उसको पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ठीक है, लास्ट में एक मुझे याद आ गया, अभी मैं लास्ट में सुना दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर जिसकी डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसके अंदर ऑयल भी है जिसकी डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर भी है और कोई ऑयल भी है, एक ही टैंक के अंदर भरा हुआ है। वाटर की डेंसिटी आप देख लीजिए ज्यादा है और उस ऑयल की डेंसिटी कम है, यानी वाटर नीचे होगा और ऑयल ऊपर होगा। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ वाटर लेयर इज 2 मीटर, जो वाटर है वो 2 मीटर की हाइट तक है और जो ऑयल है वो 8 मीटर की तक की हाइट पर है, तो करेंगे देन द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, मतलब वहां से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है फ्रॉम एन ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक की बॉटम में अगर कोई ओपनिंग कोई होल कर दें तो वहां से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बताना है। सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल जनरली आप करते नहीं होंगे, क्योंकि ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सब के सब आपके नीट और जेई मेंस के सवाल है ना, ये सब नीट और जेई मेंस के पीवाईक्यूज हैं। इसलिए मैं आपसे कभी कभी बोलता हूं कि 11th 12th वाले जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कवर करने के लिए आप नीट के पीवाईक्यूज वगैरह को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जेई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, उतना भी हाई नहीं होता है, और इस तरह के सवाल आपके नीट के एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप नीट के पीवाईक्यू या नीट लेवल की कोई भी बुक हो तो 11th 12th वाले टॉपिक्स के लिए आप इनको जरूर प्रेफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जेई एडवांस और जेई मेंस और ये सब नहीं करना आपको। ठीक है, तो इसमें ये नीट का सवाल है। एक्चुअली ये कहानी ये है कि ये आपके पास कोई टैंक है, आप ले लीजिए, और इस टैंक में यहां पर भरा हुआ है क्या, ये आपका 2 मीटर है और दूसरा 8 मीटर, 2 मीटर की हाइट तक यहां पर वाटर है, 2 मीटर की हाइट तक वाटर है, और 8 मीटर की हाइट तक आपका ये ऑयल है, 8 मीटर की हाइट तक ये ऑयल है। ठीक है, ये वाटर है, यहां पर ये ऑयल भरा हुआ है, और यहां इसके बॉटम में यहां पर कहीं पर एक होल किया गया है, तो यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी आपको बतानी। ठीक है, तो यहां से जब लिक्विड निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए एक चीज यहां पर देखिए, ये वाटर है और ये ऑयल है, मतलब दोनों डिफरेंट टाइप की लिक्विड है, और जब दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड हैं तो आप ये जो फार्मूला लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, बहिस्राव वेग v इक्वल टू √2g, और जितना भी टंकी में पानी भरा होता था, लिक्विड भरा होता था, उसकी जो टोटल वहां से लेकर के और जहां ये होल किया गया होता था उसकी हम डेप्थ को लिखते थे। यही तो करते थे, ये टंकी होती थी, इसमें यहां तक पानी भरा होता था, यहां पर होल होता था, तो ये जो स्मॉल h होता था इसी को हम लोग फार्मूले में यहां लिखते थे 2gh। बट यहां पर जो होल किया गया वो बॉटम में किया गया है, इसका मतलब बॉटम का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो हाइट होगी
पूरी की पूरी हाइट हमें लेनी होगी, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप के लिक्विड है। तो ऐसे में आप ये फार्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको इन दोनों लिक्विड को किसी एक सिंगल लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा। या तो इस दोनों लिक्विड को वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए इक्विवेलेंट वाटर में, या तो इन दोनों को इक्विवेलेंट ऑयल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो हमें देखिए यहां क्या करना होगा, हमें एक काम करना होगा कि हम मान रहे हैं कि ये जो 2 मीटर की हाइट और 8 मीटर की हाइट तक ये दोनों लिक्विड डिफरेंट डिफरेंट भरे हैं, ये जितना भी प्रेशर यहां पर लगा रहे होंगे इस बॉटम में, उसी प्रेशर के अकॉर्डिंग यहां पर लिक्विड की कुछ वेलोसिटी होगी। तो हमें ये मानना है कि अगर ये ऑयल की बजाय यहां पर भी वाटर होता, मतलब जितना ये ऑयल और वाटर मिल करके यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं, हमें ये देखना कि अगर हम खाली वाटर भरते तो हमें कितनी हाइट तक वाटर भरना होता कि उतना ही सेम प्रेशर हमें यहाँ पर भी मिलता। मतलब वाटर और ऑयल मिलकर जितना भी प्रेशर यहाँ क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी आएगी। हमें उनके इक्विवेलेंट सिर्फ वाटर का पता करना है, कितना वाटर ले लेते कि उतना ही सेम प्रेशर हमें यहाँ पर भी मिलता। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करिए। मान लीजिए कि है एच हाइट, कि एच हाइट तक अगर हम वाटर को फिल करें तो वो उतना ही प्रेशर यहाँ पर क्रिएट करेगी जितना कि ये वाटर और ये ऑयल दोनों मिलकर के कर रहे थे। तो ऐसे केस में प्रेशर ऑफ दिस वाटर और ये एच रो जी, प्रेशर का फार्मूला P इक्वल टू एच रो जी, लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर है ना, एच रो जी। तो यहाँ पर ये P फॉर वाटर, ये इक्विवेलेंट वाटर इज इक्वल टू, उस केस में जो पहले वाला आपका, इसको डैश कर देते हैं, ये पहले वाले वाटर का प्रेशर प्लस पहले वाले ऑयल का प्रेशर, इन दोनों के प्रेशर के सम, इन दोनों के प्रेशर के सम के इक्वल हमारे इस वाटर का प्रेशर होना चाहिए, तभी ये इक्विवेलेंट होगा। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एच डैश, या एच बोल दीजिए, एच इंटू रो इंटू जी। यहाँ पर देखिए ये एच कितना है वाटर का, वाटर की हाइट कितनी है 2, और उसके बाद रो, रो मतलब वाटर की डेंसिटी, यहाँ पर भी ये वाटर की डेंसिटी, और जी, और प्लस रो नॉट ऑयल के केस में, ऑयल की एच रो जी हाइट कितनी है 8, रो कितना है ऑयल का, चलिए रो ऑफ ऑयल इंटू यहाँ पर जी, जी से ये जी और ये जी कैंसिल। हमें यहाँ पर रखना है वाटर की डेंसिटी 10 पावर 3 सवाल में दिया है, 2 टाइम्स वाटर की डेंसिटी 10 पावर 3 प्लस 8 टाइम्स ऑयल की डेंसिटी 800। सॉल्व करिए, कितना आ गया, ये आपका हो गया 2000 और ये हो गया 8 इंटू 8640 जीरो, तो ये हो गया आपका 2600 इज इक्वल टू एच इंटू 10 पावर 3। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 2600 और अपान में 10 पावर 3 मतलब कि 1000, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कुल मिला के कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 64 होगा है ना, 24 होगा। तो एक सेकंड कितना हो गया, ये 2000 है और ये 6400 है, तो ये 8400 हुआ ना, गड़बड़ हो गया था। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, ये h की वैल्यू हो जाएगी 8.4 मीटर। यानी जो आपका ये वाटर और ऑयल का कॉम्बिनेशन है, सेम इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने वाला, अगर हम सिर्फ वाटर लेते तो कितनी हाइट तक हमें वाटर को फिल करना होता, 8.4 मीटर की हाइट तक लिक्विड को फिल करना होता, वाटर को फिल करना होता। यानी जो सेम इंपैक्ट क्रिएट करने वाला ये हमने सिंगल लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, इक्विवेलेंट डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसका निकाल लीजिए वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, v इक्वल टू होता है फार्मूला √2 इंटू जी इंटू जितनी डेप्थ में ये होल है, और ये कितनी डेप्थ में है, ये h की वैल्यू कितनी 8.4, तो यहाँ पर 8.4, और g की वैल्यू g की वैल्यू सवाल में दी हुई थी, g की वैल्यू 10 आपको लेनी है, तो यहाँ पर 10 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 किया 8, 2 इंटू 8 किया 16, इतना मीटर पर सेकंड। यानी जो लिक्विड निकलेगा 168 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रूट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन अ साइफन shown below the velocity of the liquid coming out at point D is। अब इसमें क्या पूरी कहानी यूज होती है वो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, सीधे हम टू द पॉइंट उस बात पर आते हैं कि कैसे हम यहां पर बर्नौली का थ्योरम यूज करके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि यहां पर कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो उनकी वेलोसिटी उतनी होगी जितनी यहां पर होगी। हमें इंटरेस्ट है यहां वाली वेलोसिटी को निकालने में, और यहां वाले पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता होती है, जो इस सरफेस पर यहां पर जो पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी हमें पता होती है, या बाहर वाला जो पॉइंट होता है उसकी भी वेलोसिटी हमें पता होती है। तो सेम कहानी है, आप इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में बर्नौली का थ्योरम यूज करिए। ये आपका पार्टिकल नंबर 1 हुआ, ये आपका पार्टिकल नंबर वही 6 हो गया, है ना। तो इस 1 और 6 में बर्नौली का थ्योरम यूज कर लीजिए। और बर्नौली का थ्योरम यहाँ पर यूज करने के लिए जो आपने पूरा कहानी पढ़ा है, जैसे इसके लिए हमें लिखना होता है प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर, और इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो पी नॉट प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी 0 है तो वी स्क्वायर, प्लस में रो इंटू जी इंटू एच। अब h की अगर बात करें, इसको रेफरेंस लाइन लेंगे तो ये हाइट लिखना पड़ेगा, और अगर इसी को रेफरेंस लाइन लेंगे तो हाइट h की जगह पर 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू इस वाले पॉइंट पर भी यूज करिए बर्नौली का थ्योरम, यहां पर भी आपका प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 1/2 इंटू रो, और वेलोसिटी यहां पर हमें निकालनी है वो है v स्क्वायर, प्लस यह हो जाएगा रो इंटू जी इंटू हाइट। हाइट का मतलब कि इस रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट की हाइट जो कि यहाँ पर आपको h2 मिल रही है, नीचे के डायरेक्शन में है, माइनस के साथ लिखी जाएगी।
है ना, नीचे के डायरेक्शन में है, माइनस के साथ लिखी जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा जीरो हुआ, ये पूरा आपका जीरो हुआ, और इससे ये कैंसिल हो गया। इस साइड क्या बचा, सिर्फ जीरो, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर, और माइनस में रो इंटू जी इंटू H2। इसको अब इधर ले आते हैं तो रो इंटू जी इंटू H2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर, रो से रो हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू H2, स्क्वायर रूट लेंगे तो वी इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू जी इंटू H2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड यहां से निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी हो जाएगी रूट में 2 इंटू जी इंटू H2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम का ये सवाल है, ये आपके एग्जाम का ही सवाल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो साइफन का ये न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाते अगर थियरी में उतनी बातें ना हुई होती पीछे, तो फिर आप पूछते ना ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो इससे अच्छा हमने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया। और एक सवाल साइफन का आगे रहेगा, आपके लिए चैलेंज होगा, हम आपको पीडीएफ में सॉल्व करके देंगे, बट आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें करेंगे इन अ लार्ज टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए देयर इज अ स्मॉल होल ऑफ एरिया स्मॉल ए एट द बॉटम। ठीक है, जो हमने पीछे सवाल बताया ना कि टंकी को खाली करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, यहां पर देखिए द टाइम टेकन फॉर एम्प्टीइंग द टैंक फ्रॉम H1 टू H2, पूरी तरह से खाली नहीं करना है, पहले H1 हाइट तक लिक्विड भरा था, उसको H2 हाइट तक पहुंचाने में, खाली होकर के H2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम बताना है। तो अगर आप H1 से H2 तक का टाइम निकाल लिया तो बाद में ये जो H2 है उसी H2 को जीरो कर दीजिएगा, पूरा खाली हो जाएगा। पहले H1 हाइट तक भरा था, बाद में H2 हाइट तक आ रहे हैं, अगर ये H2 को ही हम जीरो कर दें इसका मतलब बाद में पूरा खाली हो जाएगा। तो यहां हम जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे और उसको आप जब H2 की वैल्यू जीरो रख देंगे तो वो फार्मूला आ जाएगा जो हमने थियरी में पीछे डिस्कस किया था, पहली बात। दूसरी बात, आपके पेपर में यहाँ पर 8 लिखा हुआ, जहां G लिखा हुआ था वो गलत है, यहाँ पर 8 नहीं आता है, G आता है, हमने करेक्ट करके यहाँ पर चेंज करके लिख दिया। ठीक है, पेपर में वहां पर 8 लिखा हुआ था मिस्टेक से, टाइपिंग मिस्टेक है ये सब। अब यहां पर देख लीजिए क्या सिचुएशन है, मान लीजिए कि ये टैंक है, इसमें शुरुआत में हम मान ले रहे हैं कि स्मॉल h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, स्मॉल h तक भरा हुआ है। बाद में क्या हो रहा है कि यहां पर नीचे एक होल कर रहे हैं और इस होल का एरिया है स्मॉल a, इस होल का एरिया है स्मॉल a, और यहां पर टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल A। टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन इसका जो है वो A है, लेकिन जो ओरिफिस है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन स्मॉल a है। यहां पर आप देखिए कि इस टाइम पर जो हाइट है इस लिक्विड कॉलम की वो है स्मॉल h। बाद में करें कि ये H1 हाइट से कन्वर्ट होकर के खाली होकर के अगर H2 में कन्वर्ट हो जाए, ये पूरे को बाद में हम H1 बोल देंगे इस वाले को, तो पूरा H1 से खाली होकर के H2 होने में कितना टाइम लगेगा ये टाइम हमें बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें यूज करना है इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें यूज करना है इक्वेशन ऑफ मोशन जो कहता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना, सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, आप अगर इसको आप दूसरा वाला पॉइंट मान रहे हैं तो यहां पर आप एरिया A2 को आप स्मॉल a बोलेंगे, सवाल में दिया हुआ है स्मॉल a एरिया ओरिफिस का, तो यहाँ A2 की जगह पर हम स्मॉल a लिखेंगे, और V2 जो है यहाँ पर जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, हमें यहाँ पर V2 का मतलब इसकी वेलोसिटी लिखनी, और इसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, यहां से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का फार्मूला यूज करके, कि अगर h हाइट तक लिक्विड भरा हो, है ना, तो उसमें जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी ओरिफिस और इस सरफेस के बीच की डिस्टेंस हमें पता हो तो v इक्वल टू √2g, और इस सरफेस और होल के बीच का डिस्टेंस यानी कि स्मॉल h। तो ये तो हो जाएगा हमारा ये v2 की वैल्यू यानी √2g और स्मॉल h। ठीक है, और यहां पर जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल A है, तो हम इसको कैपिटल A लिख देते हैं। अब सिर्फ बचता है कि V1, अगर हम V1 यहां पर लिख पाए तो हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगा, है ना। और V1 का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर जो लिक्विड था, जब आपने इस होल को खोला तो यहाँ पर जो लिक्विड था उस टाइम जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो वो बाद में तो वो नीचे आते आते यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी हमें पता है, लेकिन जैसे आपने ये ओरिफिस को ओपन किया था उस टाइम यहाँ वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी हमें V1 लिखना है, जीरो नहीं होगा, जीरो तो तब होगा जब ये बंद था तब ये जीरो था, इसको आपने ओपन किया तो ये नीचे आने लगा, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर थी वो वेलोसिटी को हमें लिखना है, जो कि फाइनली आते आते यहाँ पर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को लिखने के लिए हम यहां पर एक एजम्पशन लेंगे कि मान लीजिए कि dt टाइम में, मान लीजिए कि dt टाइम में यहां पर ये जो लिक्विड आपका था इस लेयर जो था ये नीचे चला गया dh डिस्टेंस से, यानी ये जो सरफेस पर जो लिक्विड था वो dh डिस्टेंस, dh उसका लेवल डाउन हो गया dt टाइम। तो अगर dt टाइम में लिक्विड का जो लेवल है वो dh कम हो जाता है, dt टाइम में लिक्विड का जो लेवल है वो dh डिस्टेंस से कम हो जाता है, तो अगर आप वेलोसिटी लिखना चाहें तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा dh अपॉन में dt, लेकिन ये लेवल डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पर माइनस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेवल डिक्रीज हो रहा है, ये खाली हो रहा है इसलिए यहां पर माइनस, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये कम हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो h की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव है, यहां पर माइनस में लिखा हुआ है।
तो ये V1 की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कैपिटल A और V1 की जगह पर माइनस में dH अपॉन dt और इज इक्वल टू स्मॉल a और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 2g और h। अब यहां से आप एक काम करिए, यहाँ पर dt इज इक्वल टू निकाल लीजिए कितना, तो ये हो जाएगा आपका dt इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस भी रहेगा और a और ये dh रहेगा और उसके बाद यहाँ अपान में क्या आएगा, अपान में देखिए a है 2 है g है और h है, तो रूट 2g और a और रूट h सबको अलग करते हैं तो a हो जाएगा और जो 2gh है तो उसको हम रूट 2g को अलग लिख रहे हैं और रूट h को हम इधर अलग लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ h के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने h वाले वेरिएबल को अलग कर दिया, बाकी सारे कांस्टेंट को अलग कर दिया। ठीक है, और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और इंटीग्रेट करते टाइम लिमिट का थोड़ा ध्यान रखिए। और लिमिट क्या है, लिमिट ये है कि आप कह रहे हैं कि dt टाइम में ये लेवल dh डाउन हुआ है और टोटल टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए h1 हाइट से h2 हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, h1 टाइम से h2 टाइम तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हम मान रहे हैं कि टोटल t टाइम में जो h1 हाइट है ये h2 हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करते टाइम लिमिट का भी ध्यान रखेंगे, टोटल टाइम फ्रॉम 0 टू t, और जब 0 टाइम था इनिशियल स्टेज पर जो लेवल था उसको हमने नाम दिया h1 और t टाइम बाद जो उसका लेवल बचेगा वो हो जाएगा क्या, ये h2 सवाल में दिया है, यहाँ हो जाएगा h2। यानी आपको ये मेन इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट था, इसके बाद का केस सिंपल है, अभी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये हम पूरा हटा देते हैं और आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये dt का हो जाएगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो t आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर देखिए माइनस a अपान a और रूट 2g ये पूरा कांस्टेंट है, माइनस a अपान a और यहाँ पर रूट में 2g ये पूरा कांस्टेंट है और यहाँ dh अपान रूट h है, रूट h का मतलब h पावर 1/2 जो कि ऊपर जाके बनेगा माइनस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे आता है, h पावर माइनस 1/2 है तो h पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और अपान में माइनस 1/2 और प्लस 1 और यहाँ पर इसका हम रखेंगे लिमिट फ्रॉम h1 टू क्या h2, तो ये आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू माइनस में a अपान यहाँ पर रूट में 2 टाइम्स ऑफ g और इसको देखिए सिंप्लीफाई करिए 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 तो h पावर 1/2 और यहाँ अपान में 1/2 तो h पावर 1/2 को तो हम रूट h बोल दिया और जो अपान में 1/2 है वो 2 ऊपर चला गया और यहाँ लिमिट हो गई फ्रॉम h1 टू h2, लिमिट यूज कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका t इक्वल टू हो जाएगा माइनस में a अपान a और देखिए ये 2 है और ये रूट 2 है, ये 2 है और ये रूट 2g है, अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं a अपान g, ये हो जाएगा आपका रूट, सॉरी ये 2 जो है वो रूट के अंदर जब आएगा तो 2 इंटू 2 बनेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और अपान में 2g है इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा h2 रूट के अंदर और माइनस में h1 रूट के अंदर, ये कैंसिल हो गया और यहाँ माइनस को जो है अंदर मल्टीप्लाई करिए तो t इक्वल टू हो जाएगा a अपान स्मॉल a और ये रूट 2 अपान g और ब्रैकेट में आएगा ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट h1 माइनस में अंडर रूट h2 और वैसे भी क्लियर है कि h1 लेवल ज्यादा था और h2 लेवल बाद में आया था t टाइम के बाद, तो h1 माइनस h2 ही होना चाहिए और ये पॉजिटिव टाइम की वैल्यू देनी चाहिए, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा t इक्वल टू a अपान स्मॉल a रूट 2 अपान g अंडर रूट h1 माइनस अंडर रूट h2, ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये नीट का PYQ है, ठीक है ना, ये नीट का PYQ है। दूसरी बात यहां पर एक चीज, अब आप उस फार्मूले को याद करिए, उसमें क्या कर रहे थे, पूरी टंकी को खाली करना है, बाकी सिचुएशन बिल्कुल सेम थी, तो पूरी टंकी को खाली करना है मतलब फाइनली जो वाटर का लेवल होगा वो 0 हो जाएगा खाली करने का मतलब, तो ये वाले टर्म को जैसे ही आप 0 रखेंगे, आप देख लीजिए रूट में h1 है रूट में 2/g है, इन पूरे पार्ट को हम एक साथ लिखेंगे 2h1 अपान g, उसी को हमने कैपिटल H नाम दे दिया था, तो 2 कैपिटल H अपान g a अपान a ये फार्मूला था। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला हो गया, h1 से h2 लाने में अगर आपको पता है तो h2 को 0 रख देंगे तो पूरा खाली करने का भी टाइम आपको मिल जाएगा। तो अब आप इसको एज अ फार्मूला भी याद रखिएगा, वहां पर हमने शुरुआत में मेंशन कर दिया है, इसका आंसर शायद ये मैच कर रहा है ना 1 वाला, a अपान a रूट 2/g h1 माइनस h2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि एन आइडियल लिक्विड इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, देयर इज अ सर्कुलर होल ऑफ एरिया a/4 at the bottom, if the hole is opened then the acceleration with which the surface of the liquid will fall is, यानी इसमें क्या सिचुएशन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिया हुआ है, तो हम सिलेंड्रिकल कंटेनर यहां पर बना लेते हैं और इस कंटेनर का जो पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कह रहे हैं कि A है, इसके बॉटम में एक होल किया गया और उस होल का जो एरिया है, होल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है a/4, तो यहाँ पर एक होल किया गया है, ओरिफिस है ये, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है a/4। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि इफ द होल इज ओपन, अगर इस होल को ओपन कर दिया जाए देन द एक्सीलरेशन विथ व्हिच द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल फॉल, किस
जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ का जो लिक्विड होगा वो उस कौन से एक्सेलरेशन से चलेगा, उसका एक्सेलरेशन हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम आप ये करिए कि इन दोनों ही पॉइंट पर आप ये इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर लीजिए। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। मान लीजिए इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ से जो लिक्विड होगा वो v वेलोसिटी से चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी v होगी और यहाँ आने पर कितनी वेलोसिटी होगी वो हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिक्विड की वेलोसिटी को स्मॉल v बोला है और एरिया क्रॉस सेक्शन को a, तो a इंटू v इज इक्वल टू, यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन है a/4 और यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी को हम v2 बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा तो आपको v2 इक्वल टू मिल जाएगा 4 इंटू में v, 4 इंटू में v। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी होगी 4 इंटू v और यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी होगी क्या, v। और ये वेलोसिटी का मतलब आप पीछे समझ चुके हैं। इस वेलोसिटी का मतलब यह है कि पर यूनिट टाइम में ये कितना नीचे जा रहा है। तो पर यूनिट टाइम में मान लीजिए ये h नीचे जा रहा है तो v इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा dh बाई dt, dh बाई क्या, dt। ठीक है, अब हमें एक काम करना होगा कि इन दोनों ही पॉइंट पर हम बर्नौली का इक्वेशन यूज करेंगे। आप देखिए जितने भी सवाल हैं उसमें बर्नौली का इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि सिलेबस में भी इस तरीके से मेंशन था और उन्हीं के ऊपर सारे सवाल हैं, कोई अलग चीज पर नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर अगर हम बर्नौली का थ्योरम यूज करें दोनों पॉइंट के लिए, तो ऊपर वाले पॉइंट के लिए हम लिखेंगे क्या, प्रेशर P नॉट प्लस 1/2 रो इंटू ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका v का स्क्वायर, प्लस इसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें तो रो इंटू जी इंटू हाइट, और हाइट की अगर हम बात करें तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन यहां से लिया हुआ है, सॉरी हमने रेफरेंस लाइन यहां से लिया हुआ, तो इसकी हाइट हमें लिखनी पड़ेगी कितनी, इसकी हाइट हमें लिखनी पड़ेगी h। ठीक है, पॉइंट ए की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेलोसिटी v, और यहाँ इस बेसिक लाइन से इसकी हाइट उतनी हो जाएगी जितनी इस कंटेनर की हाइट है, और कंटेनर की हाइट अगर सवाल में नहीं दिया है तो हमने कुछ नाम दे दिया इसका क्या, h इज इक्वल टू नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, रो इंटू वी स्क्वायर, वी मतलब कितना है 4v, तो यहाँ पर हो जाएगा 4v का स्क्वायर और प्लस में रो जी और h, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 0, तो ये पूरा पार्ट हो गया 0। फिर से देख लीजिए, ये हुआ आपका पॉइंट ए और ये हुआ पॉइंट बी, इसकी हाइट 0 है, इसकी वेलोसिटी 4v है, और क्या चाहिए, बस प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड की वेलोसिटी को हमने v बोला है, और इसकी हाइट की बात करें तो इसका जो हाइट है ये पूरा है कितना, h। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन से, तो यहाँ पर आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा पार्ट तो 0 ही हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रो वी स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू हाइट h, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू ये स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा v स्क्वायर। अब एक काम करिए, ये इक्वल के बाद है, इसको उस साइड ले जाइए, माइनस कर लीजिएगा, तो रो इंटू जी इंटू हाइट h इज इक्वल टू 1/2 और 16v स्क्वायर, और ये 1/2 के बाद 1v स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15v स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना 1/2 रो वी स्क्वायर, रो वाला टर्म भी तो रहेगा, 16 रो वी स्क्वायर हो जाएगा ये 16 रो वी स्क्वायर, तो 16 रो वी स्क्वायर में से 1 रो वी स्क्वायर को माइनस करेंगे 15 रो वी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के हमें क्या मिला यहाँ पर 2gh, तो यानी ये मिलेगा हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2/15 और यहाँ पर हो जाएगा क्या g इंटू में कैपिटल h, इतना हमें मिल गया, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व किया इतना मिल गया। अब इनके दोनों साइड को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा 2v इंटू dv बाई क्या dt, 2v इंटू dv बाई dt, तो यहां से ये हो जाएगा आपका 2/15 और ये g और h, मतलब कि ये जो हाइट है, ये जो टोटल हाइट है इस कंटेनर की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये डिक्रीज हो रही है, तो ये h को भी टाइम के रिस्पेक्ट में हमने चेंज किया है, तो dh बाई क्या हो जाएगा dt। लेकिन आप ये बात बोल सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हाइट डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर माइनस लगा दें। हमें एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहे हैं। dh बाई dt मतलब कि dt टाइम में इसकी जो हाइट कम हुई है वो dh हुई है, और dt टाइम में जितनी ये कम हुई है हाइट, उसी को हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो ये एक्चुअली यहां से चलने वाली लिक्विड की वेलोसिटी का ही टर्म हमें यहां पर मिलेगा, और ये हमें मिल जाएगा उसके एक्सेलरेशन का टर्म। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी, इस वाली वेलोसिटी से ये वाली वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, dv बाई dt को हम बोल देंगे एक्सेलरेशन, और इस साइड बचेगा क्या g और अपान में 15, तो इसका आंसर हो जाएगा g बाई 15। तो स्मॉल a इक्वल टू g बाई 15, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर g बाई 3 भी देते हैं बहुत सारी बुक्स में, है ना, बट वो कैसे सॉल्व करते हैं नहीं पता है, इसका आंसर g बाई 15 ही आएगा, आपके पेपर में भी g बाई 15 ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें यह है कि फॉर वाटर फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है, द स्टैटिक प्रेशर एंड टोटल प्रेशर एट एनी पॉइंट आर दिस एंड दिस। स्टैटिक प्रेशर का मतलब कि जब ये रुका हुआ था तब जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा था वो स्टैटिक प्रेशर हुआ, और टोटल प्रेशर का मतलब ये है कि लिक्विड जब इसमें रुका हुआ था, थमा हुआ था,
हमने जब इसको ऐसे प्रेशर और लगाया तो हमारा जो लगाया हुआ प्रेशर है वो और जो पहले का ही प्रेशर था लिक्विड की वजह से वो दोनों जोड़ने के बाद जो आया है वो है टोटल प्रेशर। यानी अगर हम टोटल प्रेशर में से स्टैटिक प्रेशर को माइनस कर दें तो जो हमने प्रेशर अप्लाई किया है वो प्रेशर मिल जाएगा, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, और आगे क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपको बताना है। तो ये सवाल भी देख लीजिए, डिफरेंट है थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप निकालेंगे अप्लाइड प्रेशर जो है वो कितना है, अप्लाइड प्रेशर कितना है, तो ये टोटल प्रेशर में से स्टैटिक प्रेशर को माइनस करने पर टोटल प्रेशर जो हमने अप्लाई किया और स्टैटिक था दोनों मिला करके टोटल हुआ, और स्टैटिक मतलब जो हमने नहीं लगाया था प्रेशर तब का केस है, और हमने जब प्रेशर लगाया है उसी वजह से ये लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हुआ है। तो हमने प्रेशर लगा करके एक्चुअली इसके ऊपर वर्क किया है, हमने प्रेशर लगा करके वर्क किया है और उस वजह से वो वर्क या वो एनर्जी जो हमने इसको दी उस वजह से अब ये मोशन में आ रहा है जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये पता करना कि हमने जितना भी प्रेशर लगाया उस प्रेशर से हमने कितना वर्क क्रिएट किया, यानी हमने जो प्रेशर लगाया था उस प्रेशर को लगा के हमने वर्क किया और वही वर्क की वजह से ये लिक्विड फ्लो होने लगा। तो इस लिक्विड के पास जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, लिक्विड के पास जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो हमें इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जो प्रेशर हमने अप्लाई किया, टोटल प्रेशर कितना था, ये था आपका 1.8 इंटू 10 टू पावर 5, इसमें से हमें माइनस करना होगा 1.2 इंटू 10 टू पावर 5 को, डिफरेंस कर लीजिए, 10 पावर 5 का तो ऑर्डर है, इसमें से ये माइनस होगा तो 0.6 आ जाएगा। तो ये हुआ हमने जो प्रेशर अप्लाई किया था ये वो प्रेशर है। ठीक है, ये वो प्रेशर है। अब मान लीजिए कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब है इसका हमने हर जगह पर सेम जगह दोनों जगह पर बिल्कुल यूनिफॉर्म है ये, तो अगर हमने इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन ए लिया है और लिक्विड की वेलोसिटी को v लिया हुआ है तो इसका मतलब a इंटू वी जो होगा वो पर यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला क्या हो जाएगा, लिक्विड। पर यूनिट टाइम में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ये उसका हो जाएगा क्या, वॉल्यूम। तो हम यहां पर लिख रहे हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो भी है वाटर शायद, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकंड में, यही तो है एक सेकंड में फ्लो होने वाला लिक्विड जिसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकंड या पर सेकंड ये कितना है, a इंटू में स्मॉल v। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बजाय मास निकालना चाहें, और क्यों निकाल रहे हैं पता चल जाएगा, मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकंड, तो मास और वॉल्यूम में रिलेशन आपको पता है, ये होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास अगर निकालना है तो रो इंटू वी हो जाएगा, और ये वॉल्यूम आपका पर सेकंड का है, ये मास भी आपने पर सेकंड का लिया है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, रो इंटू में वी। तो पर सेकंड में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम इतना है, तो पर सेकंड में जितना मास फ्लो होगा वो मास कितना आएगा, वो पर सेकंड वाला मास आपको मिल जाएगा, इसमें हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो रो इंटू ए इंटू वी हो जाएगा। और मास हमने क्यों निकाला है, मास हमने इसलिए निकाला है ताकि अब हम देखिए ये काम कर सकें कि हमने जितना भी प्रेशर लगाया वो प्रेशर लगा करके हमने जो वर्क किया, वर्क इक्वल टू हो जाएगा P इंटू में V। ये आपको पता है फार्मूला, W इक्वल टू P इंटू V। तो पर यूनिट टाइम में जितना भी वॉल्यूम फ्लो हो रहा है उसको फ्लो कराने के लिए हमने प्रेशर लगा के जो वर्क किया, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V या चेंज इन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम हमने जो फ्लो कराया, चेंज कराया, वो आपका मिल गया कितना, A इंटू V। तो यहां से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, आप वर्क डन के लिए जगह पर लिखेंगे a इंटू वी, यहां हो जाएगा p, यहां पर हो जाएगा p इंटू ए इंटू वी, p इंटू ए इंटू वी, ये हो गया वर्क डन। और वर्क डन इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियली ये रेस्ट में था जब स्टैटिक प्रेशर लग रहा था, रेस्ट में था मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो भी फाइनल है वही चेंज है, तो 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और जब हमने यहां पर ये ध्यान रखना कि ये वॉल्यूम हमने पर सेकंड का लिया है, ये वॉल्यूम हमने पर सेकंड का यहां पर यूज किया है वर्क डन में, तो हम यहाँ पर जो मास लेंगे वो भी हम पर सेकंड का ही लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मास की जगह पर रो इंटू ए इंटू वी, हाफ एम वी स्क्वायर, और उसके बाद में लिक्विड की वेलोसिटी को आपने वी बोला है, ठीक है ना, वी का स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये भी 1 सेकंड की बात कर रहा है और ये भी 1 सेकंड की बात कर रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम से W इक्वल टू डेल्टा के। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका भी सवाल कंप्लीट हो गया। क्या करना पड़ेगा देख लीजिए, P इंटू ए इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू वी इंटू में v का स्क्वायर। अब देखिए a इंटू वी से ये वाला a इंटू वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और आपको ये v निकालना था, तो ये 2 इंटू ये प्रेशर है, 2 इंटू प्रेशर और अपान में डेंसिटी इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से अगर हम सॉल्व करें, इसको हटाते हैं, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर और अपान में डेंसिटी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो v हो जाएगा इसके स्क्वायर रूट में, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू प्रेशर जो आपने अप्लाई किया था कितना आया था 0.6 इंटू 10 टू पावर 5, और अपान में डेंसिटी की बात करें तो ये वाटर है शायद, और वाटर की डेंसिटी ये दिया भी है सवाल में 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10 पावर 3 है, 10 पावर 5 है, 10 पावर 2 आ जाएगा। 10 पावर 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो रूट में 120 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो थोड़ा डिफरेंट सवाल है, जनरली आप 11th-12th में नहीं करते हैं इस तरह के सवाल, इसलिए थोड़ा सा आप नीट वाले पोर्शन को ध्यान रखेंगे जो 11th-12th वाले टॉपिक्स हैं उनके लिए। ठीक है, क्लियर। तो ये 6 सवाल आपके थे प्रीवियस ईयर के और हर एक सवाल अपने आप में स्पेशल था। पहला सवाल बहुत सिंपल था, बाकी के 5 सवाल बहुत ही स्पेशल थे, इनको हमने करा दिया है। अब आगे आप देख लीजिए, पहले तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए, तो फिर बस यहीं पर आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। और आज काफी डिले हो गया, बट ये आपका खत्म भी हो गया पूरा यूनिट, तो ये अच्छी बात है। और मोस्ट प्रोबेबली कल आपका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगा, थर्मल फिजिक्स। ठीक है ना, तो बस अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। भूख लगी है बहुत जोरों की, आप सभी लोगों को और हमको भी, तो यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।